स्वागत है आप सबका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सीवी क्लासेस में। जैसा कि हम लोगों ने मध्यकालीन भारतीय इतिहास की एनसीईआरटी सीरीज़ को स्टार्ट किया है और उसके अंतर्गत हम लोगों ने अपना पहला वीडियो लेक्चर देख लिया है। यह हमारा मध्यकालीन भारतीय इतिहास संबंधित दूसरा वीडियो होगा और यह अंतिम वीडियो भी होगा। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास एनसीईआरटी सीरीज़ को पूरी तरह से समाप्त कर लेंगे। देख लेते हैं कि इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। तो इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने अरबों के आक्रमण और सिंध विजय के बारे में पढ़ लिया है, मोहम्मद गोरी का आक्रमण एवं दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बारे में पढ़ लिया है, गुलाम वंश को पढ़ लिया है, इल्तुतमिश एवं उसके उत्तराधिकारियों के बारे में पढ़ लिया है, बलबन एवं उसके उत्तराधिकारियों से संबंधित प्रश्नों को पढ़ लिया है, खिलजी वंश को पढ़ लिया है, तुगलक वंश को पढ़ लिया है, सैयद एवं लोदी वंश को भी पढ़ लिया है, सल्तनतकालीन प्रशासन एवं स्थापत्य कला से संबंधित प्रश्नों को भी देख लिया है, सल्तनतकालीन साहित्य एवं साहित्यकार से संबंधित प्रश्नों को भी देख लिया है, विजयनगर, बहमनी तथा अन्य प्रांतीय राजवंशों से संबंधित टॉपिक को भी हम लोगों ने कवर कर लिया है। इसके साथ साथ भक्ति एवं सूफी आंदोलन संबंधित टॉपिक को भी हम लोगों ने कवर कर लिया। सल्तनत काल विविध को भी हम लोगों ने समाप्त कर लिया। हम लोगों ने कुल 13 टॉपिक को समाप्त कर लिया है और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग अपने 14वें टॉपिक बाबर का आक्रमण एवं मुगल वंश की स्थापना से शुरुआत करेंगे और उसके बाद हुमायूं एवं शेरशाह, फिर अकबर, फिर जहांगीर एवं शाहजहां, फिर औरंगजेब, उसके बाद उत्तरवर्ती मुगल शासक, फिर मुगलकालीन प्रशासन स्थापत्य कला, उसके बाद मुगलकालीन साहित्य एवं साहित्यकार, फिर शिवाजी एवं मराठा साम्राज्य, उसके बाद मुगल काल विविध टॉपिक के साथ अपने इस वीडियो लेक्चर को समाप्त करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के वीडियो लेक्चर को। हमारा टॉपिक है बाबर का आक्रमण एवं मुगल वंश की स्थापना और इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, बाबर तैमूर वंश में फरगना के अपने पैतृक सिंहासन पर कब बैठा था? तो बाबर तैमूर वंश में फरगना के अपने पैतृक सिंहासन पर 1494 ईस्वी में बैठा था। अगला प्रश्न है, प्रथम मुगल सम्राट बाबर 1526 ईस्वी से लेकर 1530 ईस्वी तक केवल कितने की आयु में 1494 ईस्वी में फरगना की गद्दी पर बैठा? तो जब बाबर फरगना की गद्दी पर बैठा था तो वह मात्र 11 वर्ष का था। अगला प्रश्न है, दौलत खान ने बाबर को काबुल में किस सम्राट के विरुद्ध सहायता प्रदान करने के बदले में अपनी निष्ठा के लिए संदेशवाहक भेजा था? तो दौलत खान ने बाबर को काबुल में इब्राहिम लोदी के विरुद्ध सहायता प्रदान करने के बदले में अपनी निष्ठा के लिए संदेशवाहक को भेजा था। अगला प्रश्न है, बाबर का वास्तविक नाम क्या है? तो बाबर का वास्तविक नाम था ज़हीर उद्दीन बाबर। अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कहाँ हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध हरियाणा में हुआ था। या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि पानीपत कहाँ पे स्थित है? तो हरियाणा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, तुलुगमा क्या है? तो बाबर के द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सैन्य रणनीति ही तुलुगमा नीति है और जिसका प्रयोग बाबर ने भारत में भी किया था। अगला प्रश्न है, किस युद्ध में जीतने के बाद बाबर को गाजी मान लिया गया था? तो खानवा के युद्ध को जीतने के बाद बाबर को गाजी मान लिया गया। हमारा अगला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर के द्वारा की गई। अगला प्रश्न है, खानवा का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो खानवा का युद्ध बाबर और राणा संगा के मध्य 1527 ईस्वी में लड़ा गया। अगला प्रश्न है, बाबर ने भारत पर कब पहला आक्रमण किया था? तो बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण 1519 ईस्वी में किया था। अगला प्रश्न है, घाघरा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तो घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम मुगल सम्राट कौन थे? तो भारत के प्रथम मुगल सम्राट बाबर थे। हमारा अगला टॉपिक है हुमायूं एवं शेरशाह। चलिए इससे बनने वाले प्रश्नों को देखते हैं। हमारा प्रश्न है, वह पहला मुगल शासक जिसने अपने सैन्य विजय अभियान में तुलगमा रणनीति का प्रयोग किया था वह कौन था? तो वह था बाबर। अगला प्रश्न है, युद्ध जिसमें एक पक्ष के द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था वह युद्ध कौन सा था? वह युद्ध था पानीपत का प्रथम युद्ध जिसमें सबसे पहली बार तोपों का इस्तेमाल किया गया। अगला प्रश्न है, बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की पदवी कब धारण की? तो बाबर के द्वारा काबुल विजय के बाद सबसे पहले बादशाह की पदवी धारण की गई थी। अगला प्रश्न है, बाबर को सर ए पुल के युद्ध में पराजित किया था किसने? तो बाबर को शैबानी खान ने सर ए पुल के युद्ध में पराजित किया था। आपको बता दें कि अगर आप लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास को काफ़ी अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो उसकी कंप्लीट थ्योरी क्लास हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप वहां से जाके देख सकते हैं। वहां हम लोगों ने सूफी और भक्ति आंदोलन तक को कंप्लीट कर लिया है और अगला जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा वह मुगल वंश ही होगा, तो आप लोग जाके वहाँ से चेक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, शेर शाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? तो शेर शाह सूरी का वास्तविक नाम फरीद था।
अगला प्रश्न है, भारत में रुपये का सिक्का सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ किसके शासनकाल में? तो भारत में रुपये का सिक्का सबसे पहले शेर शाह सूरी के शासनकाल में प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न है, मुगल काल में भूमि की माप की प्रथा किसने शुरू की? तो मुगल काल के दौरान भूमि की माप की प्रथा शेर शाह सूरी के द्वारा शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, शेर शाह ने ग्रांड ट्रक को जोड़ने के लिए क्या बनवाया था? तो शेर शाह ने ग्रांड ट्रक को जोड़ने के लिए आगरा को सासाराम से जोड़ा था। अगला प्रश्न है, जमुना नदी के तट पर दीन पनाह शहर की नींव किसने रखी? तो जमुना नदी के तट पर दीन पनाह शहर की नींव हुमायूं के द्वारा रखी गई थी। अगला प्रश्न है, ईरान से दिल्ली तक कलाकार मीर सैयद अली और अब्दुस समद किस मुग़ल शासक के साथ आए थे? तो ईरान से दिल्ली तक कलाकार मीर सैयद अली और अब्दुस समद जो है वह मुग़ल बादशाह हुमायूं के साथ आए थे। अगला प्रश्न है, वह शासक जिसकी मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी, वह शासक कौन था? तो हुमायूं की मृत्यु उसकी पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर के हुई थी। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य के सासाराम शहर में किस सम्राट का मकबरा स्थित है? तो बिहार के सासाराम में शेर शाह सूरी का मकबरा स्थित है। अगला प्रश्न है, हुमायूं की दुर्घटना से आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहाँ मुगल सिंहासन पर बैठाया गया? तो हुमायूं की दुर्घटना के आकस्मिक मृत्यु के बाद उसके बेटे अकबर को कालानौर में सिंहासन पर बैठाया गया। अगला प्रश्न है, भूमि मापांकन की व्यवस्था का प्रारंभ किसने किया? तो शेर शाह के द्वारा भूमि मापने की व्यवस्था का प्रारंभ किया गया। अगला प्रश्न है, किसने अपने साम्राज्य को संगठित एवं मजबूत बनाने के लिए सिंधु घाटी से लेकर बंगाल में स्थित सोनार घाटी तक शाही सड़क का निर्माण करवाया था, जिसका नाम ब्रिटिश काल के दौरान बदलकर जीटी रोड कर दिया गया था? तो उस सड़क का निर्माण शेर शाह सूरी के द्वारा कराया गया। अगला प्रश्न है, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है। अगला प्रश्न है, सूरी राजवंश की स्थापना शेर शाह ने की थी, जिसने कब तक शासन किया था? तो शेर शाह सूरी ने कुल 1540 ईस्वी से लेकर 1545 कुल 5 वर्षों तक शासन किया था। अगला प्रश्न है, कब शेर खान या फिर शेर शाह सूरी ने बंगाल पर आक्रमण कर गियासुद्दीन शाह को हराया था? तो 1538 ईस्वी में शेर खान या फिर शेर शाह सूरी ने बंगाल पर आक्रमण करके गियासुद्दीन शाह को हराया था। अगला प्रश्न है, किसने कई विश्राम गृहों, मस्जिदों और सड़कों के नेटवर्क का निर्माण किया था, जिसमें द ग्रैंड ट्रक रोड को सबसे प्रसिद्ध माना जाता है? तो ये सब स्थापना सम्राट शेर शाह सूरी के द्वारा कराई गई थी। अगला प्रश्न है, कन्नौज की लड़ाई में शेर शाह सूरी द्वारा हुमायूं को कब पराजित किया गया था? तो कन्नौज की लड़ाई में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को 1540 ईस्वी में पराजित किया। अगला प्रश्न है, शेर शाह द्वारा शुरू किए गए चांदी के सिक्कों को किसके रूप में मुगलों ने भी जारी रखा? तो रुपये के रूप में, यहाँ पे छूट गया है, रुपये के रूप में शेर शाह सूरी द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों को मुगलों ने भी जारी रखा। अगला प्रश्न है, शासक जिसने हजरत ए आला की उपाधि धारण की वह कौन था? तो शेर शाह ने हजरत ए आला की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न है, दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी मस्जिद किला ए कुहना का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी मस्जिद किला ए कुहना का निर्माण शेर शाह सूरी के द्वारा कराया गया था। अगला प्रश्न है, शेर शाह सूरी किस इकाई के आधार पर राजस्व दरों का हिसाब लगाता था? तो शेर शाह सूरी रई के आधार पर राजस्वों का हिसाब लगाता था। अगला प्रश्न है, शेर शाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जयता और कुंपा किस स्थान से संबंधित थे? तो जयता और कुंपा मारवाड़ राजवंश से संबंधित थे, जिन्होंने शेर शाह को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किया था। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारतीय शासक पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था किसने प्रारंभ की थी? तो पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था का प्रारंभ शेर शाह सूरी के द्वारा की गई। अगला प्रश्न है, शेर शाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो शेर शाह सूरी की मृत्यु कालिंजर में हुई थी। कालिंजर अभियान के दौरान ही यह मारा गया। अगला प्रश्न है, मध्ययुगीन शासकों में उच्च शिक्षित शासक कौन था? तो शेर शाह सूरी जो था वो काफ़ी ज़्यादा शिक्षित था। अगला प्रश्न है, मात्र एक मुट्ठी भर बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता, इस कथन को आप संबंध करेंगे किससे? तो यह कथन शेर शाह सूरी ने कहा था। अगला प्रश्न है, दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण शेर शाह सूरी के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, वह इतिहासकार जिसने शेर शाह सूरी को अकबर महान से भी बेहतरीन राष्ट्र निर्माता माना है वह कौन थे? तो के.आर. कानूनगो ने शेर शाह सूरी को अकबर महान से भी बेहतरीन राष्ट्र निर्माता माना है। अगला प्रश्न है, हुमायूं का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो हुमायूं का जन्म 1508 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, हुमायूं शासक था
किसका? तो हुमायूं मुगल वंश का शासक था। कब से कब तक? 1530 से 1540 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है, हुमायूं की जीवनी को किसके द्वारा लिखा गया? तो गुलबदन बेगम ने हुमायूं की जीवनी को लिखा था। अगला प्रश्न है, हुमायूं ने अपनी सत्ता को पुनः प्राप्त करने के लिए किसको हराया था? तो हुमायूं ने पुनः अपनी सत्ता प्राप्त करने के लिए सिकंदर सूरी को हराया था। अगला प्रश्न है, चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुमायूं और किसके बीच लड़ा गया? तो चौसा का युद्ध हुमायूं और शेर शाह सूरी के मध्य 1539 ईस्वी में लड़ा गया। ये डेट्स भी इंपॉर्टेंट है और किसके बीच लड़ा गया वह भी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, किस मध्यकालीन शासक ने अपना ध्यान यात्रियों की सुविधा के लिए सरायों के निर्माण पर केंद्रित किया? तो शेर शाह सूरी ने अपनी यात्रियों की सुविधा के लिए अनेक सरायों का निर्माण किया। अगला प्रश्न है, मुगलों को अपने तैमूर राजवंश पर गर्व था, वे इसे किस प्रकार मनाया करते थे? तो प्रत्येक शासक को तैमूर और स्वयं का एक चित्र प्रदान करके मुगल जो है वह अपने आप को तैमूरी राजवंश से जोड़ते थे। मतलब जितने भी मुगल शासक हुए उन सब ने अपने साथ तैमूर के चित्र को बनवाया था। अगला प्रश्न है, कन्नौज की लड़ाई लड़ी गई थी कब? तो 1540 ईस्वी में कन्नौज की लड़ाई लड़ी गई। अब अगले प्रश्न में सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। युद्धों का नाम दिया गया है और उनको सही कालानुक्रम के अनुसार पहले कौन हुआ, उसके बाद कौन हुआ, उसके बाद कौन हुआ, व्यवस्थित करना है। अगर हम चंदेरी के युद्ध की बात करें तो यह 1528 ईस्वी में हुआ था। बात करें चौसा का युद्ध तो यह 1539 ईस्वी में हुआ था। आपको बताना है कि यह युद्ध किन किन के बीच में लड़ा गया, कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में हुआ और तलीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में। मैं फिर से बता दूं कि ये युद्ध किन के बीच लड़े गए थे, आप कमेंट में टाइप कीजिए क्योंकि ये भी पूछे जाते हैं। अगला टॉपिक है अकबर का। चलिए अकबर से बनने वाले सभी प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, अकबर की सफल भू राजस्व प्रणाली राजस्व मंत्री एवं वित्त मंत्री का श्रेय उनके किस श्रेष्ठ दरबारी को दिया जाता है? तो राजा टोडरमल को अकबर की सफल भू राजस्व प्रणाली को दिया जाता है। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया कब? तो सन 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, वह मुगल शासक जिसने धार्मिक आधार पर लगाए गए जजिया और तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था वह कौन था? तो अकबर ने धार्मिक आधार पर लगाए गए जजिया और तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था। अगला प्रश्न है, वह मुगल सम्राट जिसके द्वारा आगरा के किले का निर्माण किया गया था वह कौन था? तो अकबर के द्वारा आगरा के किले का निर्माण किया गया। अगला प्रश्न है, अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि थे कौन? तो अकबर के दरबार के प्रसिद्ध कवि रहीम खान थे। अगला प्रश्न है, पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था किसके किसके बीच में? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, प्रारंभ में अकबर का संरक्षक कौन था? तो बैरम खां अकबर का प्रारंभ में संरक्षक था। अगला प्रश्न है, अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना किसने की थी? तो बदायूं ने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की थी। अगला प्रश्न है, वह मुगल सम्राट जो अनपढ़ था? तो अकबर जो था वह अनपढ़ शासक था। अगला प्रश्न है, जलालुद्दीन मुहम्मद के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो अकबर जो है वह जलालुद्दीन मुहम्मद के नाम से भी प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, पानीपत की दूसरी लड़ाई में बैरम खान ने किसको हराया था? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई में बैरम खान ने हेमू को हराया था। अगला प्रश्न है, किसने स्वामी हरिदास से 11 वर्ष तक संगीत सीखा था? तो तानसेन ने स्वामी हरिदास से 11 वर्ष तक संगीत सीखा था। अगला प्रश्न है, कौन सा शहर मुगल साम्राज्य द्वारा नियोजित पहला शहर था? तो फतेहपुर सीकरी जो था वह मुगल साम्राज्य द्वारा नियोजित पहला शहर था। अगला प्रश्न है, समन्वयी धर्म दीन ए इलाही जिसका शाब्दिक अर्थ है ईश्वर का धर्म, उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दीन ए इलाही नामक धर्म की स्थापना अकबर के द्वारा की गई। अगला प्रश्न है, अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था? तो अहमदनगर की चाँद बीबी रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया। अगला प्रश्न है, तख्त ए अकबरी नामक मंच जहाँ पर अकबर का सम्राट के रूप में राज्याभिषेक किया गया था वह किस राज्य में स्थित है? तो तख्त ए अकबरी नामक मंच जहाँ पर अकबर सम्राट का राज्याभिषेक किया गया था वह पंजाब राज्य में स्थित है। अच्छा प्रश्न है, इसको ध्यान रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, बैरम खान का बेटा था जिसने अकबर के दरबार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वह कौन था? तो बैरम खान का बेटा अब्दुल रहीम खान खाना था। अगला प्रश्न है, अकबर कब सम्राट बना? तो 1556 ईस्वी में अकबर सम्राट बना था। अगला प्रश्न है, अकबर के विचार सुलह ए कुल का आशय क्या था? तो अकबर के विचार सुलह ए कुल का आशय था सार्वभौमिक शांति। अगला प्रश्न है, अकबर द्वारा किस वर्ष में इबादत खाना या फिर पूजा घर का निर्माण करवाया गया? तो 1575 ईस्वी में अकबर के द्वारा इबादत खाने का निर्माण करवाया गया था। अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया? तो अकबर ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाई। अगला प्रश्न है, बीरबल किस मुगल सम्राट के दरबार के सदस्य थे? तो बीरबल अकबर के दरबार के सदस्य थे।
अगला प्रश्न है, सेना को मजबूत करने के लिए किसने मनसबदारी प्रथा शुरू की? तो सेना को मजबूत करने के लिए अकबर के द्वारा मनसबदारी प्रथा की शुरुआत की गई। अगला प्रश्न है, अकबर कितने वर्ष की आयु में पंजाब का शासक बना? तो 13 वर्ष की आयु में अकबर जो है वो पंजाब का शासक बना। अगला प्रश्न है, मुगल शासक अकबर का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो मुगल शासक अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था। अगला प्रश्न है, 27 अक्टूबर 1605 ईस्वी को फतेहपुर सीकरी में किसकी मृत्यु हुई थी, जिन्हें आगरा के सिकंदरा में दफनाया गया? तो 27 अक्टूबर 1605 ईस्वी को सम्राट अकबर की मृत्यु हो गई। कहाँ हुई थी? फतेहपुर सीकरी में। लेकिन उनको दफनाया कहाँ पे गया? तो सिकंदरा में। तो यह भी पूछा जाता है कि उनको कहाँ दफनाया गया? तो सिकंदरा में। अगला प्रश्न है, किन राज्यों को अधिकृत राज्य के रूप में जाना जाता था क्योंकि यहाँ मुगल साम्राज्य ने विजय प्राप्त की थी? तो अवध, बंगाल और हैदराबाद को अधिकृत राज्य के रूप में जाना जाता था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मुगल साम्राज्य ने विजय प्राप्त कर ली थी। अगला प्रश्न है, रानी हमीदा बानो बेगम किस मुगल सम्राट की पत्नी थी? तो रानी हमीदा बानो बेगम जो थी वह हुमायूं की पत्नी थी। अगला प्रश्न है, हमीदा बानो बेगम किसकी माँ थी? तो हमीदा बेगम बानो जो है वह सम्राट अकबर की माँ थी और हुमायूं की पत्नी थी। अगला प्रश्न है, कौन भारत के तीसरे मुगल सम्राट थे? तो अकबर भारत के तीसरे मुगल सम्राट थे। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, लेकिन बस इसको क्रम पूछ दिया है आपसे। तो ऐसे ही एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा टफ नहीं होते हैं, लेकिन उनको पूछने का ढंग जो है वो बदल दिया जाता है। तो इन सभी चीज़ों के लिए आप तैयार रहेंगे। अगला प्रश्न है, अकबर की प्रशासनिक सीट थी कौन सी? तो अकबर की प्रशासनिक सीट दिल्ली थी। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की राजपूत सेना का सेनापति कौन था? तो हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की राजपूत सेना का सेनापति हकीम खान सूर था। अगला प्रश्न है, अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायकों में सम्मिलित कौन कौन थे? तो तानसेन और हरिदास जो थे वह अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायकों में शामिल व्यक्ति थे। अगला प्रश्न है, दीन ए इलाही को धर्म कहने वाला इतिहासकार कौन था? तो सबसे पहले दीन ए इलाही को धर्म अब्दुल कादिर बदायूनी ने कहा था। अगला प्रश्न है, राम सीता की आकृति और राम सी देवनागरी लेख से युक्त कुछ सिक्के किसने चलाए? तो राम सीता आकृति और राम सी देवनागरी लेख से युक्त कुछ सिक्के अकबर के द्वारा चलाए गए थे। हमारा अगला प्रश्न है, अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो अकबर के द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति था मुजफ्फर खां तुर्बाती। कौन? मुजफ्फर खां तुर्बाती। अगला प्रश्न है, वह प्रसिद्ध जैन आचार्य जिनको अकबर ने सम्मानित किया था वह कौन थे? तो हरि विजय सूरी जैन आचार्य को अकबर ने सम्मानित किया था। अगला प्रश्न है, अधम खां किसके द्वारा मारा गया था? तो अधम खां बादशाह अकबर के द्वारा मारा गया था। अगला प्रश्न है, वह बादशाह जिसे एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा जा सकता है वह कौन था? तो बादशाह अकबर को एक प्रबुद्ध निरंकुश भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा कौन था? तो इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा बादशाह अकबर था। अगला प्रश्न है, अकबर के राज्यकाल में दक्षिण में वह एक प्रांत जो मुगल राज्य का भाग नहीं था वह कौन था? तो अकबर के राज्यकाल में गोलकुंडा जो था वह ऐसा दक्षिण भारतीय राज्य था जो मुगल राज्य का भाग नहीं था। अगला प्रश्न है, राजपूताना राज जिसके शासक ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी वह राजपूताना राज्य कौन सा था? वह था मेवाड़। अगला प्रश्न है, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किए वह कौन थे? तो अकबर ने सबसे पहले अपने वैवाहिक संबंध कछवाहा राजवंश जो कि राजपूत राजवंश थे उनसे स्थापित किए। अगला प्रश्न है, अकबर के शासनकाल में दक्कन में भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार क्या था? तो अकबर के शासनकाल में दक्कनी क्षेत्र में भू राजस्व की वसूली का प्रचलित आधार था जब्त प्रणाली। अगला प्रश्न है, चांद बीबी जो अकबर के विरुद्ध बहादुरी से लड़ी थी वह कहाँ की थी? तो चांद बीबी बीजापुर बादशाहत से संबंध रखती थी। अगला प्रश्न है सुमेलन करने वाला, चलिए इसको भी देख लेते हैं। इसमें कुछ प्रमुख वर्ष और उनसे संबंधित युद्धों का नाम दिया गया है जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला है 1192 ईस्वी में, तो 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ। और अगर तराइन के प्रथम युद्ध की बात करें तो 1191 ईस्वी में किसके किसके बीच हुआ था? तो पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच, इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला डेट है 1707, और 1707 क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि औरंगजेब की इसी वर्ष मृत्यु हुई थी। अगला है 1761, और 1761 को पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया था। अगला है 1605, और 1605 क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में ही हो गई थी। अगला प्रश्न है, दक्कन का वह राज्य जो अकबर द्वारा विजित किया गया था
तो कौन सा था वो राज्य? वह था अहमदनगर। अहमदनगर को अकबर के द्वारा विजित किया गया। अगला प्रश्न है 1591 ईस्वी में अकबर के प्रसिद्ध सेनाध्यक्ष राजा मान सिंह ने किस जनजाति को हराया? तो 1591 ईस्वी में अकबर के प्रसिद्ध सेनाध्यक्ष राजा मान सिंह ने चेरों को हराया था। अगला प्रश्न है मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान भारत में रहता था कौन? तो मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में भारत में अब्दुल रहीम खाने खाना रहते थे। अगला प्रश्न है मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु कब हुई थी? तो अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है किस मुगल बादशाह ने मकसूदाबाद नामक शहर का निर्माण किया, जो बाद में मुर्शिदाबाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो मकसूदाबाद नामक शहर का निर्माण अकबर के द्वारा किया गया और बाद में यही शहर मुर्शिदाबाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अगला प्रश्न है तीर्थ यात्रा से संबंधित कर जो धार्मिक भेदभाव पर आधारित था, अकबर ने कब इसे समाप्त कर दिया? तो अकबर ने इसे 1563 ईस्वी में समाप्त किया। अगला प्रश्न है अकबरनामा अबुल फजल द्वारा कितने खंडों में रचित अकबर के शासनकाल का इतिहास है? तो अकबरनामा जो है उसकी रचना अबुल फजल के द्वारा की गई और यह 3 भागों में विभाजित है। अगला प्रश्न है किस संत के सम्मान में अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया था? तो शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया गया। अगला प्रश्न है हमीदा बानो मरियम मकानी किस मुगल बादशाह की पत्नी थी? तो हमीदा बानो मरियम मकानी हुमायूं की पत्नी थी। अगला प्रश्न है अकबर ने किस वर्ष में पिछले 10 वर्षों के राजस्व आंकड़ों का विश्लेषण किया, जिसमें मूल्य में उतार चढ़ाव और भूमि उत्पादकता की जानकारी शामिल थी? तो यह कार्य अकबर ने 1580 ईस्वी में किया। अगला प्रश्न है दीन ए इलाही नाम से एक नई जीवन शैली या फिर एक नए धर्म की शुरुआत किसने की? तो दीन ए इलाही नामक धर्म की शुरुआत अकबर के द्वारा की गई। अगला प्रश्न है अकबर के साम्राज्य में सेनापति क्या कहलाते थे? तो अकबर के साम्राज्य में सेनापतियों को फौजदार कहा जाता था। अगला प्रश्न है लगभग 50 वर्ष के शासन करने के पश्चात उसकी मृत्यु 1605 ईस्वी में हो गई थी और उसे आगरा से बाहर सिकंदरा में दफनाया गया। वह कौन सा शासक था? वह था अकबर। अगला प्रश्न है 1576 ईस्वी में मेवाड़ के राजपूत शासक ने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा और फिर अपने घोड़े चेतक पर मैदान छोड़कर भाग गए। वह राजा कौन थे? वह थे महाराणा प्रताप और उनके घोड़े का नाम भी पूछा जाता है, तो उस घोड़े का नाम क्या था? चेतक। अगला प्रश्न है हुमायूं के उत्तराधिकारी का जन्म हुमायूं के निर्वासन काल में हुआ था और वह उत्तराधिकारी जब 13 वर्ष का था तब उसके पिता की मृत्यु हो गई। वह कौन था? तो वह था अकबर। अगला प्रश्न है अपने शासनकाल के शुरुआती वर्षों के दौरान अकबर का शासन वास्तव में उनके किस शासक द्वारा चलाया जाता था? तो शुरुआती वर्षों में अकबर का शासन जो है बैरम खां द्वारा चलाया जाता था। अगला प्रश्न है 1564 ईस्वी में मुगल सेनाओं से लड़ते हुए गढ़कटंगा का बचाव करने के दौरान किस रानी की मृत्यु हो गई? तो 1564 ईस्वी में मुगल सेना से लड़ते हुए गढ़कटंगा का बचाव करने के दौरान रानी दुर्गावती की मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न है भारत में मध्ययुगीन काल के विद्वान अबुल फजल दरबारी थे किसके? तो अबुल फजल जो है अकबर के दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न है पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी किस वर्ष? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 ईस्वी में लड़ी गई। अगला प्रश्न है जोधाबाई का विवाह हुआ था किसके साथ? तो जोधाबाई का विवाह अकबर के साथ हुआ था। अगला प्रश्न है मुगल सम्राट अकबर का विश्वसनीय सेनापति कौन था? तो अकबर का विश्वसनीय सेनापति थे मान सिंह प्रथम। अगला प्रश्न है तुकारोई की लड़ाई लड़ी गई थी किस वर्ष? तो तुकारोई की लड़ाई 1575 ईस्वी में लड़ी गई थी। आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है कि तुकारोई की लड़ाई किसके किसके बीच लड़ी गई थी। और इसके साथ अगर वीडियो आपको पसंद आता है और हमारा यह प्रयास पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर ज़रूर करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। अगला टॉपिक है हमारा जहांगीर और शाहजहां। चलिए इनसे संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है संगमरमर पर पियत्रा ड्यूरा या फिर पित्रा डूरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम किसके समय में बहुत लोकप्रिय हुआ? तो शाहजहां के शासनकाल में पित्रा ड्यूरा जो कि एक रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम था वह काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ। यहाँ से ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि आपसे पूछ दिया जाएगा पित्रा ड्यूरा क्या है और ऑप्शन में रहेगा रंगीन पत्थर की जड़ाई या फिर कढ़ाई का काम। अगला प्रश्न है अंग्रेज़ों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री किसकी अनुमति से स्थापित की थी? तो अंग्रेज़ों के द्वारा सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री जहांगीर की अनुमति से स्थापित की गई। अगला प्रश्न है कश्मीर शालीमार बाग का निर्माण किसने किया? तो कश्मीर शालीबाग का निर्माण मुगल सम्राट जहांगीर के द्वारा किया गया। अच्छा प्रश्न है, ध्यान देंगे। अगला प्रश्न है शाही फरमान के मुद्दे पर वह मुगल सम्राट जिसका संबंध थॉमस रो से था वह कौन था? तो थॉमस रो से संबंधित मुगल सम्राट जहांगीर था।
अगला प्रश्न है, भारत में जहांगीर का शासनकाल कब से कब तक था? तो 1605 ईस्वी से लेकर 1627 ईस्वी तक जहांगीर का शासनकाल था। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना किस शासक ने की थी? तो विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण शाहजहां के द्वारा की गई थी और उसने उसकी स्थापना लाल किले में की थी। अगला प्रश्न है, शाहजहां का पुत्र कौन था? तो शाहजहां का पुत्र औरंगजेब था। अगला प्रश्न है, थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था? तो थॉमस रो नामक यूरोपीय व्यक्ति मुगल सम्राट जहांगीर से अजमेर के किले में मिला था। अगला प्रश्न है, वह मुगल शासक जिसने अंततोगत्वा मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप सिंह के पुत्र राणा अमर सिंह से एक समझौता किया, वह कौन था? वह था जहांगीर, जिसने अंत में मेवाड़ के शासक राणा प्रताप के पुत्र राणा अमर सिंह से एक समझौता किया था। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने अंग्रेजों को सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी? तो जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी। अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट जहांगीर किसका पुत्र था? तो जहांगीर जो था वह अकबर का पुत्र था। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, जहांगीर और क्या है, शाहजहां। तो देखिए, जिसमें जहां पहले आता है वह पहले शासन करेगा और जिसमें जहां बाद में आएगा वह बाद में शासन करेगा। जैसे हम अगर जहांगीर की बात करें तो जहांगीर में जहां पहले आया है, इसका मतलब जहांगीर ने शाहजहां से पहले शासन किया है। क्यों? क्योंकि शाहजहां में जहां जो है वह बाद में आया है। तो इसको इस ट्रिक से आप छोटा सा याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, जहांगीर भारत का कौन सा क्रम का मुगल बादशाह था? तो जहांगीर भारत का चौथा मुगल बादशाह था। सबसे पहले बाबर शासन करेगा, उसके बाद हुमायूं, उसके बाद अकबर, उसके बाद जहांगीर, उसके बाद शाहजहां और उसके बाद औरंगजेब। इस क्रम को भी आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि इस क्रम से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको अरेंज करने के लिए पूछा जा सकता है। इसके साथ साथ बता दूं कि हम लोगों ने मध्यकालीन भारतीय इतिहास की सीरीज़ को भी स्टार्ट किया है, जिसमें हम कंप्लीट थ्योरी क्लास कवर कर रहे हैं और उसमें हमारा जो नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वह मुगल वंशी है। तो आप उस सीरीज़ से जुड़ के आप मध्यकालीन भारतीय इतिहास से संबंधित हर पहलू से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी सीरीज़ है, आप लोग उससे जुड़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, शाहजहां की किस बेटी ने शाहजहानाबाद दिल्ली में स्थापित नई राजधानी की कई वास्तुशिल्प परियोजनाओं में भाग लिया था? तो वह थी जहां आरा। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया था? तो शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। अगला प्रश्न है, शाहजहां के शासनकाल में बुंदेल के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो शाहजहां के शासनकाल में बुंदेल के विद्रोह का नेतृत्व जुझार सिंह बुंदेला के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, युवराज खुर्रम ने किस वर्ष शाहजहां की उपाधि प्राप्त की थी? तो युवराज खुर्रम ने शाहजहां की उपाधि 1617 ईस्वी में प्राप्त की थी। फिर से यहाँ पे एक प्रश्न बन सकता है कि खुर्रम किसका नाम था? तो शाहजहां का असली नाम खुर्रम था। अगला प्रश्न है, जहांगीर ने जिसे नादिर उज जमा की पदवी प्रदान की थी वह कौन थे? तो जहांगीर ने अबुल हसन को नादिर उज जमा की पदवी प्रदान की थी। अगला प्रश्न है, वह शासक जिसने एक सिख गुरु का सर कलम करवाया था वह कौन था? तो वह था जहांगीर, जिसने एक सिख गुरु का सर कलम करवाया था। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वह सिख गुरु कौन से नंबर के थे और कौन थे। अगला प्रश्न है, जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया गया था? तो खुर्रम, महातब खां और खुसरो के द्वारा जहांगीर के विरुद्ध जो है विद्रोह किया गया। अगला प्रश्न है, जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था? तो जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत विलियम हॉकिंस था। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश राजदूत के रूप में सर थॉमस रो भारत आया था किसके शासनकाल में? तो सर थॉमस रो जो है वह जहांगीर के शासनकाल में ब्रिटिश राजदूत के रूप में भारत आया था। अगला प्रश्न है, जहांगीर ने थॉमस रो को मिलने का अवसर दिया था कहाँ पे? तो जहांगीर ने थॉमस रो को मिलने का अवसर अजमेर में दिया था। अगला प्रश्न है, वह कला जिसको जहांगीर ने संरक्षण दिया था? तो जहांगीर ने चित्रकला को संरक्षण दिया और वहीं शाहजहां ने वास्तुकला को संरक्षण दिया था। अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि किसको दी थी? तो जहांगीर द्वारा विलियम हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि दी गई। अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था? तो जहांगीर ने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था। अगला प्रश्न है, मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल में हुई? तो जहांगीर के शासनकाल में मुगलों और मेवाड़ के राजा के मध्य और मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि की गई। अगला प्रश्न है, वह सिख गुरु जिसने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से की थी? तो वह थे गुरु अर्जुन देव।
अगला प्रश्न है, नूरजहां के गुट का सदस्य कौन नहीं था? तो जहांगीर जो था वह नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था। अगला प्रश्न है, एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया है वह कौन था? तो फ्रांसिस्को पेलसर्ट नामक वह डच पर्यटक था जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया है। अगला प्रश्न है, वह विदेशी यात्री जिसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी वह कौन था? वह था फ्रांसिस्को पेलसर्ट। अगला प्रश्न है, मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था किसको? तो वर्नियर को मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, बादशाह शाहजहां को सुप्रसिद्ध हीरा कोहिनूर किसने भेंट किया था? तो शाहजहां को सुप्रसिद्ध हीरा मीर जुमला के द्वारा भेंट किया गया। अगला प्रश्न है, शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी किसको? तो शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दारा सिकोह को दी थी। अगला प्रश्न है, बनारस एवं इलाहाबाद के तीर्थयात्रा कर की समाप्ति के लिए मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किसने किया था? तो बनारस एवं इलाहाबाद के तीर्थयात्रा कर की समाप्ति के लिए मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व कविंद्राचार्य ने किया था। अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, वह सम्राट जिसने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की वह कौन था? तो शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की। अगला प्रश्न है, अकबर के बाद भारत में मुगल वंश के सिंहासन पर कौन बैठा? तो अकबर के बाद मुगल वंश के सिंहासन पर जहांगीर बैठे। जहां पहले आया है तो यह पहले बैठेंगे, उसके बाद शाहजहां। अगला प्रश्न है, मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत शासक अमर सिंह ने किसके शासनकाल के दौरान मुगलों की सेवा को स्वीकार किया था? तो मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत के शासक अमर सिंह ने जहांगीर के शासनकाल में मुगलों की सेवा को स्वीकार किया। अगला प्रश्न है, जहांगीर की मृत्यु कब हुई? तो जहांगीर की मृत्यु 1627 ईस्वी में हुई। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक के बारे में ऐसा माना जाता है कि उसने अपने ससुर एतमाद उल दौला के प्रभाव में शासन किया? तो जहांगीर के बारे में ऐसा माना जाता है कि उसने अपने ससुर एतमाद उल दौला के प्रभाव में शासन किया था। अगला प्रश्न है, बेगम नूरजहां का विवाह पूर्व नाम क्या था? तो बेगम नूरजहां का विवाह से पहले का नाम था मेहरुन्निसा। अगला प्रश्न है, सर थॉमस रो इंग्लैंड के किंग जेम्स प्रथम के आधिकारिक राजदूत के रूप में किस मुगल सम्राट के दरबार में आए थे? तो सर थॉमस रो इंग्लैंड के किंग जेम्स प्रथम के आधिकारिक राजदूत के रूप में मुगल सम्राट जहांगीर के शासनकाल में भारत आए थे। अगला प्रश्न है, किसने मेहरुन्निसा से निकाह किया था जिसे उन्होंने नूरजहां या फिर विश्व ज्योति की उपाधि प्रदान की? तो जहांगीर ने मेहरुन्निसा से शादी किया था और उसको नूरजहां की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न है, अकबर के बाद सत्ता संभालने वाले उनके पुत्र सलीम को किसका खिताब मिला? तो अकबर के बाद सत्ता संभालने वाले उनके पुत्र सलीम को जहांगीर का खिताब मिला और जिसका अर्थ होता है विश्व विजेता। जहांगीर का अर्थ क्या होता है? विश्व विजेता। या फिर प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जहांगीर का वास्तविक नाम क्या था? तो सलीम। अगला प्रश्न है, राजकुमार सलीम ने मुगल तख्त पर चढ़ाई कब की थी? तो 1605 ईस्वी में जब अकबर की मृत्यु हो गई तब राजकुमार सलीम ने मुगल तख्त पर चढ़ाई की या फिर नया शासक बना। अगला प्रश्न है, दारा सिकोह के पिता का नाम क्या था? तो दारा सिकोह के पिता का नाम शाहजहां था। अगला प्रश्न है, किसको वास्तुकार राजा कहा जाता है क्योंकि उसके शासनकाल के दौरान दुनिया ने मुगल साम्राज्य की कला और संस्कृति का एक अनूठा विकास देखा? तो वास्तुकार का राजा शाहजहां को कहा जाता है और इसी के शासनकाल में मुगल वास्तुकला जो है अपने चरमोत्कर्ष पे थी। और वहीं चित्रकार में कहा जाए तो वह था जहांगीर। अगला प्रश्न है, शाहजहां के ज्येष्ठतम पुत्र का नाम क्या था? तो शाहजहां के बड़े पुत्र का नाम दारा सिकोह था। अगला प्रश्न है, मुगल सिंहासन संभालने से पहले शाहजहां को क्या कहा जाता था? तो मुगल सिंहासन संभालने से पहले शाहजहां को खुर्रम नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, मयूर सिंहासन एक प्रसिद्ध रत्न जड़ित सिंहासन था जिस पर भारत के किन सम्राट की हुकूमत थी? तो मयूर सिंहासन पर मुगलों की हुकूमत थी। अगला प्रश्न है, फ्रांस का रहने वाला फ्रांकोइस बर्नियर किस सम्राट के ज्येष्ठ पुत्र दारा सिकोह के चिकित्सक के रूप में मुगल दरबार से जुड़ा हुआ था? तो फ्रांस का रहने वाला फ्रांकोइस बर्नियर जो था वह शाहजहां के पुत्र दारा सिकोह के चिकित्सक के रूप में मुगल दरबार से जुड़ा हुआ था। अगला प्रश्न है, शाहजहां कौन सा मुगल शासक था? तो शाहजहां 5वें नंबर का मुगल शासक था। मैंने बताया कि आपको क्रम याद रखना है। हमारा अगला टॉपिक है औरंगजेब और चलिए औरंगजेब से बनने वाले प्रश्नों को एक एक करके देखते हैं। प्रश्न है, जजिया फिर से लगाने वाला मुगल शासक का नाम क्या है? तो जजिया को फिर से औरंगजेब ने लगाया था। अगला प्रश्न है, वह मुगल बादशाह जो शराब को छूता तक नहीं था वह कौन था? तो औरंगजेब ऐसा मुगल शासक था जो शराब को छूता तक नहीं था।
अगला प्रश्न है, किस राजा को औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध युद्ध के लिए भेजा था? तो जय सिंह को औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध युद्ध के लिए भेजा था। अगला प्रश्न है, राबिया उद दुर्रानी के नाम से भी किसे जाना जाता है? तो दिलरास बानो बेगम को राबिया उद दुर्रानी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास में आलमगीर के नाम से किसे जाना जाता है? तो भारतीय इतिहास में औरंगजेब को आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट ने आलमगीर शीर्षक अपना लिया था? तो औरंगजेब ने आलमगीर नामक शीर्षक या फिर उपाधि अपना ली थी। अगला प्रश्न है, कब औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत के विभिन्न हिस्सों में मुगल प्रशासकों के तहत कई क्षेत्रीय साम्राज्य सत्ता में आए? तो 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत के विभिन्न हिस्सों में मुगल प्रशासकों के तहत कई क्षेत्रीय साम्राज्य सत्ता में आए। इतिहास में ऐसा ही होता है, एक बार काफ़ी ज़्यादा एक केंद्रीकृत शासन व्यवस्था बनेगी और जब शासक कमज़ोर पड़ जाएगा तो वह शासन व्यवस्था टूटने लगेगी और अलग अलग क्षेत्रीय राज्यों का उदय होने लगेगा। अगला प्रश्न है, जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है किसको? तो औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, दारा सिकोह को दफनाया गया था कहाँ पे? तो दारा सिकोह को दिल्ली में दफनाया गया। अगला प्रश्न है, मुगल सेना में सबसे अधिक राजपूत एवं मराठा सेनापतियों को किसने रखा था? तो औरंगजेब ने मुगल सेना में सबसे अधिक राजपूत एवं मराठा सेनापतियों को रखा था। अगला प्रश्न है, शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर कौन रहा? तो शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर औरंगजेब रहा। अगला प्रश्न है, अपनी विजयों को लिपिबद्ध करने के लिए किस हिंदू को औरंगजेब ने ढूंढ निकाला था? तो ईश्वर दास नागर को औरंगजेब ने अपनी विजयों को लिपिबद्ध करने के लिए ढूंढ निकाला था या फिर उसको रखा था। अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट औरंगजेब वाद्य यंत्र बजाते थे, कौन से वाद्य यंत्र? तो औरंगजेब जो है वीणा नामक वाद्य यंत्र बजाते थे। अगला प्रश्न है, वह मुगल बादशाह जिसको 2 बार सिंहासनारोहण हुआ? तो औरंगजेब का सिंहासनारोहण जो है 2 बार हुआ था। अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राजाओं को विजित किया था वे कौन थे? तो औरंगजेब ने दक्षिण में बीजापुर एवं गोलकुंडा को जीता था। अगला प्रश्न है, संत रामदास को किसके शासनकाल से संबंधित किया जा सकता है? तो संत रामदास जो थे वह औरंगजेब के शासनकाल के दौरान रहते थे। अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने किसको साहिबात उज जमानी की उपाधि दी थी? तो औरंगजेब ने जहां आरा को साहिबात उज जमानी की उपाधि दी थी। अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, औरंगजेब के शासनकाल में जाटों ने किसके मकबरे को क्षतिग्रस्त किया था? तो औरंगजेब के शासनकाल में जाटों ने अकबर के मकबरे को क्षतिग्रस्त किया था। मैं आपसे फिर से बता दूं कि आप लोग कंप्लीट थ्योरी क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। संपूर्ण मध्यकालीन भारतीय इतिहास के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इसके साथ साथ आपको मध्यकालीन भारतीय की MCQ सीरीज़ भी हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, उसको जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद आपको मध्यकालीन भारतीय इतिहास कहीं भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ साथ अगर आप लोगों को हमारा प्रयास पसंद आता है तो जितना हो सके वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न है, दारा सिकोह अंततः उत्तराधिकार के युद्ध सामूगढ़ की लड़ाई में किससे हार गया? तो दारा सिकोह औरंगजेब से हार गया था। कौन से युद्ध में? सामूगढ़ की लड़ाई में। अगला प्रश्न है, देवराई की लड़ाई में औरंगजेब ने किसको पराजित किया? तो देवराई की लड़ाई में औरंगजेब ने दारा सिकोह को पराजित किया था। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य क्षेत्र के मामले में अपने चरम पर पहुंच गया था? तो औरंगजेब के शासनकाल में मुगल साम्राज्य जो था वो अपने चरमोत्कर्ष पर था। अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने कहाँ एक लंबी लड़ाई लड़ते हुए अपने साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों को अधिकांशतः खर्च कर दिया था? तो औरंगजेब ने दक्कन में लड़ाई लड़ते हुए अपने साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों का अधिकांश भाग खर्च कर दिया। अगला प्रश्न है, पुरंदर की संधि किनके बीच हुई थी? तो मुगलों और मराठों के बीच पुरंदर की संधि हुई थी। अगला प्रश्न है, औरंगजेब जो एक मुगल सम्राट था उसका निधन किस सन में हुआ? तो औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हो गई। अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को किस किले में कैद करके रखा था? तो औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को जो है वह आगरा किले में कैद करके रखा था। हमारा अगला प्रश्न है, औरंगजेब के शासनकाल की घटनाओं का सही कालानुक्रम है। हमको औरंगजेब के घटनाओं को कालानुक्रम अनुसार अर्थात डेट वाइज उसको अरेंज करना है। सूची 1 में घटनाएं दी गई हैं और सूची 2 में उनके वर्ष दिए गए हैं। जैसे बनारस के पास सूजा की पराजय कब हुई? तो 1658 ईस्वी में। फिर धर्मत में विजय कब प्राप्त हुई? तो अप्रैल 1658 ईस्वी में। अगला है, सामूगढ़ की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो मई 1658 ईस्वी में। ये सारी घटनाएं औरंगजेब से संबंधित हैं। अगला है, देवराई की लड़ाई जो कि अप्रैल 1659 ईस्वी में लड़ी गई। ये सारी घटनाएं जो हैं वह औरंगजेब के शासनकाल से संबंधित थी और औरंगजेब से ही संबंधित थी।
तो इस तरह से भी प्रश्न इस समय काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो इस वजह से इस समय डेट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई हैं, तो इसको आप लोग ध्यान देंगे। अगला हमारा टॉपिक है उत्तरवर्ती मुगल बादशाह, और चलिए इनसे संबंधित सभी प्रश्नों को करते हैं। पहला है, वह स्थान जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी, तो वह स्थान कहाँ था? तो वह स्थान कौन सा था? तो अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु रंगून में हुई थी। यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? तो बहादुर शाह जफर। अगला प्रश्न है, पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया किसके किसके बीच में? तो पानीपत का तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, 1658 ईस्वी में बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह शुजा को शाहजहां के किस पोते ने हराया था? तो शाहजहां के दूसरे बेटे शाह शुजा को शाहजहां के पोते सुलेमान सिकोह द्वारा हराया गया। किस युद्ध में हराया गया? तो बहादुरपुर के युद्ध में। अगला प्रश्न है, पहला कठपुतली मुगल सम्राट कौन था? तो पहला कठपुतली मुगल सम्राट जहांदार शाह था। अगला प्रश्न है, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो भारत का अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय या फिर बहादुर शाह जफर थे। अगला प्रश्न है, भारत से मयूर सिंहासन लेकर कौन गया था? तो नादिर शाह भारत से मयूर सिंहासन को लेकर गया था। अगला प्रश्न है, नादिर शाह ने कब भारत पर हमला किया और दिल्ली में लूटपाट की? तो नादिर शाह के द्वारा भारत में 1739 ईस्वी में आक्रमण किया गया और लूटपाट की गई। अगला प्रश्न है, अहमद शाह अब्दाली भारत में किस एशियाई देश से आया था? तो अहमद शाह अब्दाली अफगानिस्तान से भारत में आया था। अगला प्रश्न है, प्रथम मुगल बादशाह जो अंग्रेजों का पेंशन भोगी बना वह कौन था? तो वह था शाह आलम द्वितीय, जो सबसे पहले अंग्रेजों का पेंशन भोगी बना। अगला प्रश्न है, सुमेलन करना है, तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला है, शंकर खेड़ा का युद्ध कब लड़ा गया? 1724 ईस्वी में। दूसरा है, वेदरा का युद्ध, यह कब लड़ा गया? तो यह 1759 ईस्वी में लड़ा गया। अगला युद्ध है पोर्टो नोवा का युद्ध, और पोर्टो नोवा का युद्ध 1781 ईस्वी में लड़ा गया। अगला है मुदकी का युद्ध, और मुदकी का युद्ध 1845 ईस्वी में लड़ा गया। ये सारे युद्ध इंपॉर्टेंट हैं, हालांकि इसकी हम डिटेल पूर्वक यहाँ पे व्याख्या नहीं कर रहे हैं, इसको हम कंप्लीट वीडियो लेक्चर में करेंगे। जैसे अभी हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास की सीरीज स्टार्ट किए हैं, उसके बाद हम आधुनिक भारतीय की भी करेंगे और अन्य विषयों का भी धीरे धीरे हम लोग एक एक करके कंप्लीट करेंगे, तो आप उस सीरीज से जाके जोड़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, सम्राट बहादुर शाह के पुत्र युवराज दारा बख्त की मृत्यु कब हुई थी? तो सम्राट बहादुर शाह के पुत्र युवराज दारा बख्त की मृत्यु 1839 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, संगीत की टप्पा शैली निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के दरबार में परिष्कृत एवं विकसित हुई? तो संगीत की टप्पा शैली जो है मोहम्मद शाह के दरबार में विकसित हुई। अगला प्रश्न है, वह बादशाह जिसके शासनकाल में हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था वह कौन था? तो अहमद शाह ऐसा बादशाह था जिसके शासनकाल में हिजड़ों और महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था, और इसने 1748 ईस्वी से लेकर 1754 ईस्वी तक शासन किया था। अगला प्रश्न है, अवध का प्रथम नवाब कौन था? तो अवध का प्रथम नवाब सआदत खान था। अगला प्रश्न है, औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता किसने संभाली थी? तो औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद बहादुर शाह प्रथम के द्वारा सत्ता संभाली गई। हमारा अगला प्रश्न है, वह ईरानी शासक जिसने 1739 ईस्वी में दिल्ली शहर पर हमला किया और भारी मात्रा में धन दौलत लुटा दिया वह कौन था? तो वह ईरानी शासक था नादिर शाह, जिसने 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने किस वर्ष में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को अनुदान स्वरूप देने का फरमान जारी किया था? तो 1765 ईस्वी में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को अनुदान स्वरूप देने का फरमान जारी किया गया था, और यह कार्य इलाहाबाद की संधि के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को किस वर्ष में अंग्रेजों के द्वारा रंगून जेल में कैद कर दिया गया? तो अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को 1858 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा रंगून जेल में कैद कर दिया गया। अगला प्रश्न है, अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह था। हमारा अगला प्रश्न है, 1739 ईस्वी में करनाल का युद्ध नादिर शाह और किसके बीच लड़ा गया था? तो 1739 ईस्वी में करनाल का युद्ध नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच लड़ा गया। हमारा अगला प्रश्न है, बहादुर शाह प्रथम किस वंश का शासक था? तो बहादुर शाह प्रथम मुगल वंश का शासक था, जिसने 1707 ईस्वी से लेकर 1712 ईस्वी तक शासन किया। अगला प्रश्न है, बहादुर शाह प्रथम का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो बहादुर शाह प्रथम का जन्म 1643 ईस्वी में हुआ था। आप लोग ये मत समझिए कि ये प्रश्न ऐसे ही फालतू लिया गया है, यह प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछा भी गया है। हमारा अगला टॉपिक है मुगल कालीन प्रशासन, स्थापत्य एवं कला,
और चलिए इससे बनने वाले प्रश्नों को एक एक करके देखते हैं। पहला प्रश्न है, दिल्ली का प्रसिद्ध जामा मस्जिद किसने बनवाया था? तो दिल्ली का प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहाँ द्वारा दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहाँ के द्वारा कराया गया। अगला प्रश्न है, जयपुर के हवा महल की बाहरी दीवारों पर कितनी खिड़कियां हैं? तो जयपुर के हवा महल की बाहरी दीवारों पर 953 खिड़कियां हैं। अब देखिए ये कैसा क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। तो एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है और यह भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, रूमी दरवाज़ा स्थित है कहाँ पे? तो रूमी दरवाज़ा लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न है, अकबर द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाज़ा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो अकबर के द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाज़ा उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, ताजमहल के किस सुलेखक या फिर कैलीग्राफर ने 1648 ईस्वी में इसकी रचना की और पूरा किया? तो वह था अमानत खान सिराजी। अगला प्रश्न है, दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो सदियों से बिना जंग लगे खड़ा है वह किसके ऐतिहासिक परिसर में स्थित है? तो जो लौह स्तंभ है वह कुतुब मीनार के परिसर में स्थित है। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाज़ा कहाँ स्थित है? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाज़ा नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु किस मुगल शासक के सहयोगी थे? तो प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली जो है वह हुमायूं के सहयोगी थे। अगला प्रश्न है, बुलंद दरवाज़ा बनवाया गया था किसके द्वारा? तो बुलंद दरवाज़े का निर्माण अकबर के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, पंचमहल स्थित है कहाँ पे? तो पंचमहल फतेहपुर सीकरी में स्थित है। अगला प्रश्न है सुमेरन वाला, जिसमें कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पहली सूची में कुछ इमारतें दी गई हैं और उसका दूसरी सूची में स्थान पूछा गया है। जैसे बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। निसात बाग कहाँ स्थित है? तो निसात बाग जम्मू कश्मीर में स्थित है। वहीं पूछा जाए फिरोज शाह कोटला कहाँ पे स्थित है? तो फिरोज शाह कोटला दिल्ली में स्थित है। बात करें हुमायूं के मकबरे की तो यह दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, गोल गुंबज राजा मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा किसका हिस्सा है? तो गोल गुंबज जो कि राजा मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा भी है वह बीजापुर का हिस्सा है। अगला प्रश्न है, जल की मांग पूरी करने के लिए निर्मित 50 बावड़ियों में से सबसे बड़ी रानी जी की बावड़ी या फिर क्वींस स्टेपवेल स्थित है कहाँ पे? तो रानी जी की बावड़ी राजस्थान के बूंदी में स्थित है। अगला प्रश्न है, अहिल्या किले को 18वीं शताब्दी में किस नदी के तट पर निर्मित किया गया था? तो अहिल्या किले को 18वीं शताब्दी में नर्मदा नदी के तट पर निर्मित किया गया था। अगला प्रश्न है, सम्राट अकबर का मकबरा किस शहर में स्थित है? तो सम्राट अकबर का मकबरा आगरा में स्थित है। अगला प्रश्न है, चार मीनार का निर्माण व्यापक रूप से फैली किस बीमारी के उन्मूलन के लिए किया गया था? तो चार मीनार का निर्माण जो है वह प्लेग नामक बीमारी के फैलने के निवारण के रूप में किया गया था। अगला प्रश्न है, हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, हवा महल कहाँ पर स्थित है? तो हवा महल जयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, किला मुबारक स्मारक स्थित है कहाँ पे? तो किला मुबारक स्मारक पंजाब राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा किस शहर में स्थित है? तो शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। अगला प्रश्न है, अकबर के दरबार के सर्वोत्तम हस्तलिपिकारों में से एक कौन था जिसे जरी कलम या फिर गोल्डन पेन की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो अकबर के दरबार का वह व्यक्ति थे मोहम्मद हुसैन, जिन्हें की जरी कलम या फिर गोल्डन पेन की उपाधि से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गोल गुंबज कहाँ पे स्थित है? तो प्रसिद्ध गोल गुंबज जो है वह कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, ताजमहल की सजावट के लिए मुख्यतः किस वास्तु तकनीकी का इस्तेमाल किया गया है? तो ताजमहल की सजावट के लिए पेट्रा ड्यूरा नामक वास्तु तकनीकी का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, मुसम्मन बुर्ज किस किले में स्थित है? तो मुसम्मन बुर्ज जो है वह आगरा के लाल किले में स्थित है। अगला प्रश्न है, बुलंद दरवाज़ा किस शहर में स्थित है? तो बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। अगला प्रश्न है, गुजरात पर अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए अकबर ने फतेहपुर सीकरी में भारत के सबसे ऊंचे प्रवेश द्वार गेट ऑफ मैग्निफिसेंस का निर्माण करवाया था। इस गेटवे का दूसरा नाम क्या है? तो इस गेटवे का दूसरा नाम है बुलंद दरवाज़ा। कहाँ पर स्थित है? फतेहपुर सीकरी में। अगला प्रश्न है, किस मुगल स्मारक को उस्ताद अहमद लाहौरी के द्वारा डिज़ाइन किया गया था जिसे यूनेस्को ने 1983 ईस्वी में विश्व धरोहर घोषित किया था? तो ताजमहल का जो डिज़ाइन है वह उस्ताद अहमद लाहौरी के द्वारा डिज़ाइन किया गया और इसको 1983 ईस्वी में विश्व धरोहर में शामिल भी किया गया है। यह डेट भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। अगला प्रश्न है, लाहौर एवं कश्मीर में स्थित शालीमार गार्डन किस काल की वास्तु कलाकृतियाँ हैं? तो लाहौर और कश्मीर में स्थित शालीमार गार्डन मुगल काल की वास्तु कलाकृतियाँ हैं।
अगला प्रश्न है, किसका निर्माण 1632 ईस्वी में शुरू किया गया था और 1648 ईस्वी के अंत में पूरा हुआ था? तो ताजमहल का निर्माण 1632 ईस्वी में शुरू किया गया और कुल 1648 ईस्वी में जाके पूरा हुआ। अगला प्रश्न है, जयपुर में हवा महल का निर्माण किससे प्रेरित था? तो जयपुर में हवा महल का निर्माण झुंझुनू के खेतड़ी महल से प्रेरित था। अगला प्रश्न है, कर्नाटक का मैसूर पैलेस किस राजवंश का आधिकारिक निवास था? तो कर्नाटक का मैसूर पैलेस वाडियार वंश का आधिकारिक निवास था। अगला प्रश्न है, दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किस वर्ष में पूरा हुआ? तो दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण 1656 ईस्वी में पूरा हुआ। अगला प्रश्न है, आगरा का लाल किला किस मुगल सम्राट द्वारा बनवाया गया था? तो आगरा का लाल किला अकबर के द्वारा बनवाया गया। हमारा अगला प्रश्न है, जयपुर में हवा महल का निर्माण किससे हुआ था? तो जयपुर में हवा महल का निर्माण लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से हुआ था। अगला प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी या फिर विजय का शहर 12 साल तक किसकी राजधानी था? तो फतेहपुर सीकरी जो था वह 12 साल तक अकबर की राजधानी के रूप में रहा। अगला प्रश्न है, मोती मस्जिद या पर्ल मस्जिद किसकी सबसे सुंदर संरचना है? तो मोती मस्जिद जो है वह लाल किले की सबसे सुंदर संरचना है। अगला प्रश्न है, लाल बलुआ पत्थर का बना मुगल शासकों के शाही शहर को घेरता है, जिसमें जहांगीर महल, खास महल, दीवान खास और 2 खूबसूरत मस्जिदें शामिल हैं। वह कौन सा स्थान है? तो वह है आगरा फोर्ट। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में अवस्थित मुरूद जंजीरा किला चारों ओर से किससे घिरा है? तो महाराष्ट्र में अवस्थित मुरूद जंजीरा किला चारों ओर से जल से घिरा हुआ है। अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा स्थित है कहाँ पे? तो मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा दिल्ली राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था? तो दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां के द्वारा कराया गया। अगला प्रश्न है, मक्का मस्जिद हैदराबाद में किसके द्वारा पूर्ण किया गया? तो मक्का मस्जिद जो कि हैदराबाद में स्थित है वह औरंगजेब के द्वारा पूरा किया गया। अगला प्रश्न है, दिल्ली में जामा मस्जिद किस भारतीय बादशाह के शासनकाल में बनवाई गई थी? तो दिल्ली में जामा मस्जिद जो है वह शाहजहां के शासनकाल में बनवाई गई थी। अगला प्रश्न है, गोलकुंडा किला किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो गोलकुंडा किला तेलंगाना भारतीय राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान गैर मुस्लिम व्यक्तियों पर लगाए गए व्यक्ति कर को निर्दिष्ट करने के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया जाता था? तो मुगल साम्राज्य के दौरान जजिया नामक कर जो है वह गैर मुस्लिम व्यक्तियों पर लगाया जाता था। अगला प्रश्न है, सुल्तानगढ़ी का निर्माण करवाया था किसने? तो सुल्तान इल्तुतमिश के द्वारा सुल्तानगढ़ी का निर्माण करवाया गया था। अगला प्रश्न है, साहित्य के संरक्षक जहांगीर ने पंडित राज की उपाधि से किसे सम्मानित किया था? तो साहित्य के संरक्षक जहांगीर ने पंडित राज की उपाधि से जगन्नाथ को सम्मानित किया था। अगला प्रश्न है, हैदराबाद की 4 मीनार का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा हैदराबाद की 4 मीनार का निर्माण किया गया। अगला प्रश्न है, बुलंद दरवाज़ा बनवाया गया था किसके द्वारा? तो बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, जहांगीरी चित्रकार थे कौन कौन? तो अबुल हसन और आका रिजा जो थे वह जहांगीर के शासनकाल के प्रमुख चित्रकार थे। अगला प्रश्न है, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? तो जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार मंसूर था। अगला प्रश्न है, चित्रकला की मुगल शैली को किसने आरंभ किया? तो चित्रकला की मुगल शैली को हुमायूं के द्वारा शुरू किया गया। अगला प्रश्न है, वह मुगल शासक जिसने लाल कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी वह कौन था? तो अकबर ने लाल कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा प्राप्त की थी। अगला प्रश्न है, पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ स्कूल किस कला के विभिन्न शैलियों को प्रदर्शित करते हैं? तो पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल, कांगड़ा स्कूल सभी चित्रकला की शैली को प्रदर्शित करते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो तानसेन का मकबरा ग्वालियर में स्थित है। अगला प्रश्न है, किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण कराया था? तो हाजी बेगम के द्वारा अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया गया। अगला प्रश्न है, दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा ए बेगम कहलाता था किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो माहम अनगा के द्वारा मदरसा ए बेगम का निर्माण किया गया था जो कि एक शिक्षा का केंद्र था। अगला प्रश्न है, वह मकबरा जो द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो राबिया उद दौरानी का मकबरा द्वितीय ताजमहल के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा मकबरा? राबिया उद दौरानी का। अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण मीर बांकी के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, वह मुगल शासक जिसका मकबरा भारत में नहीं है वह कौन है? तो बाबर का मकबरा जो है भारत में नहीं है, भारत से बाहर स्थित है। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि बाबर का मकबरा कहाँ पे स्थित है।
अगला प्रश्न है सवाई जयसिंह द्वारा प्रथम वेधशाला जंतर मंतर कहाँ स्थापित की गई? तो सवाई जयसिंह के द्वारा प्रथम वेधशाला जंतर मंतर जयपुर में स्थापित की गई। अगला प्रश्न है दिल्ली के पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण करवाया था किसने? तो दिल्ली के पुराना किले का वर्तमान स्वरूप का निर्माण शेरशाह सूरी के द्वारा कराया गया। अगला प्रश्न है मध्यकाल में भोग शब्द का अर्थ क्या था? तो मध्यकाल में भोग शब्द का अर्थ था राजस्व कार्य। अगला प्रश्न है मुगल प्रशासन के दौरान शाही घराने की देखभाल का प्रभार दिया जाता था किसको? तो मुगल प्रशासन के दौरान शाही घराने की देखभाल का प्रभार मीर बख्शी को दिया जाता था। अगला प्रश्न है मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? तो मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत अकबर के द्वारा की गई। अगला प्रश्न है मुगल प्रशासन के संदर्भ में अवबाब की सबसे उपयुक्त परिभाषा क्या है? तो जमीन पर मूल लगान से अधिक और अतिरिक्त लगाया जाने वाला कर ही मुगल प्रशासन के दौरान अवबाब कहा जाता था। जैसे कि मान लीजिए कि आपको अपनी ज़मीन, मान लीजिए आपके पास 1 बीघे ज़मीन है और उसमें से 100 रुपये आपको टैक्स देना है, लेकिन मान लीजिए आपको 100 की जगह पे 120 रुपये लगान लिया जा रहा है, तो अतिरिक्त राशि ही जो थी वह मुगल प्रशासन के दौरान अवबाब के नाम से जानी जाती थी। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। हालांकि इन सब की चर्चा हम अपने कंप्लीट वीडियो लेक्चर में करने वाले हैं। हम बहुत जल्दी ही मुगल साम्राज्य को वहाँ पे शुरू करने वाले हैं। अगला प्रश्न है मुगल प्रांतीय प्रशासन में आमतौर पर दीवानी का अर्थ क्या था? तो मुगल प्रांतीय प्रशासन में आमतौर पर दीवानी का अर्थ था राजस्व प्रशासन। अगला प्रश्न है मुगल शासन के संदर्भ में जब्त शब्द संदर्भित करता है किसको? तो मुगल शासन के संदर्भ में जब्त शब्द का मतलब था राजस्व प्रणाली। अगला प्रश्न है जात और सवार प्रशासनिक प्रणाली से संबंधित थे। किस प्रशासनिक प्रणाली से? तो मनसबदारी के अंतर्गत जात और सवार होते थे। मनसबदारी व्यवस्था क्या थी, इसके लिए हम एक अलग से डिटेल वीडियो ही लाएंगे, उसको आप जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न है अकबर के शासनकाल में सेनापति थे कौन? तो मीर बख्शी जो थे वह अकबर के शासनकाल में सेनापति कहे जाते थे। अगला प्रश्न है मुगल प्रशासन में सरकार शब्द का क्या अर्थ था? तो मुगल प्रशासन में सरकार शब्द का अर्थ था जिला, जिले को सरकार कहा जाता था। अगला प्रश्न है फतेहपुर सीकरी में स्थित बुलंद दरवाज़ा किसका प्रवेश द्वार है? तो फतेहपुर सीकरी में स्थित बुलंद दरवाज़ा जामा मस्जिद का प्रवेश द्वार है। हमारा अगला प्रश्न है दिल्ली में पुराना किला के निर्माण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो दिल्ली में पुराना किले का निर्माण का श्रेय हुमायूं और शेरशाह सूरी को दिया जाता है। अगला प्रश्न है अलंकरण की कला जिसे पिएट्रा ड्यूरा कहा जाता है कब लोकप्रिय हुई? तो शाहजहां के शासनकाल में पिएट्रा ड्यूरा अलंकरण की शैली लोकप्रिय हुई। अगला प्रश्न है मुगलों का पहला नियोजित शहर कौन सा था? तो मुगलों द्वारा पहला नियोजित शहर फतेहपुर सीकरी था। अगला प्रश्न है जयपुर में हवा महल का निर्माण किसने कराया था? तो सवाई प्रताप सिंह के द्वारा जयपुर में हवा महल का निर्माण करवाया गया। अगला प्रश्न है 1679 ईस्वी में बनी प्रसिद्ध ताजमहल की प्रतिकृति है कौन? तो बीबी का मकबरा ताजमहल की प्रतिकृति है। अगला प्रश्न है सिकंदरा में किस मुगल सम्राट का मकबरा है? तो सिकंदरा में अकबर का मकबरा है। अगला प्रश्न है दक्कन का ताज के नाम से भी जाना जाता है किसको? तो बीबी के मकबरे को दक्कन के ताज के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है ताजमहल आगरा शहर में किस नदी के तट पर स्थित है? तो ताजमहल आगरा शहर में यमुना नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है एतमाद उद दौला या फिर इतिमाद उद दौला का मकबरा कहाँ स्थित है? तो एतमाद उद दौला का मकबरा जो है वह आगरा में स्थित है। अगला प्रश्न है दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद किसके शासन की वास्तुकला की एक विशाल उपलब्धियां हैं? तो शाहजहां के शासनकाल की उपलब्धियां हैं दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद। अगला प्रश्न है भारत में वास्तुकला की 4 बाग शैली प्रारंभ किसने की? तो भारत में वास्तुकला की 4 बाग शैली मुगलों के द्वारा प्रारंभ की गई। अगला प्रश्न है गोल्डन फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है किसको? तो जैसलमेर के किलों को गोल्डन फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है राजवाड़ा महल सांस्कृतिक धरोहर परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो राजवाड़ा महल इंदौर में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है नाहरगढ़ किले का निर्माण वर्ष 1734 ईस्वी में करवाया गया था किसके द्वारा? तो नाहरगढ़ किले का निर्माण महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा कराया गया। अगला प्रश्न है असम में पोवा मक्का पीर है क्या है? तो गियासुद्दीन औलिया के मकबरे को असम में पोवा मक्का पीर के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है जोधपुर के किले का निर्माण किया गया था किसके द्वारा? तो राव जोधा जी के द्वारा जोधपुर किले का निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न है भारत में सबसे लंबी सतत दीवार जो विश्व में दूसरी सबसे लंबी दीवार है वह कहाँ पे है? तो वह कुंभलगढ़ के किले में स्थित है जो भारत की सबसे लंबी संतत दीवार है और विश्व में दूसरी सबसे लंबी दीवार है। अगला प्रश्न है मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी की याद में ताजमहल बनवाया था किस पत्नी की याद में? तो मुगल बादशाह शाहजहां के द्वारा अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में ताजमहल बनवाया गया था।
अगला प्रश्न है, नवाब शुजाउद्दौला ने एक बगीचे के बीच में स्थापित सफदरगंज के मकबरे का निर्माण कहाँ करवाया था? तो उन्होंने दिल्ली में सफदरगंज के मकबरे का निर्माण करवाया था। किसने कराया था? नवाब शुजाउद्दौला ने। अगला प्रश्न है, बादशाह अकबर ने बुलंद दरवाज़ा बनवाया था किस वर्ष? तो वर्ष 1601 ईस्वी में अकबर के द्वारा बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया गया। अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट हुमायूं का पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो मुगल सम्राट हुमायूं का पुस्तकालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, हुमायूं का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया? तो हुमायूं का मकबरा हमीदा बानो बेगम के द्वारा बनवाया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में पहला उद्यान मकबरा किसका था? तो भारतीय महाद्वीप में सबसे पहला उद्यान मकबरा हुमायूं का मकबरा ही था। अगला प्रश्न है, यमुना नदी के दाहिने किनारे पर बनाया गया विश्व विरासत स्थल कौन सा है? तो यमुना नदी के दाहिने तट पर बनाया गया विश्व विरासत स्थल ताजमहल है। अगला प्रश्न है, बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? जो कि एक कब्र है और इसका औरंगजेब के बेटे आजम शाह ने वर्ष 1678 ईस्वी में निर्माण करवाया था। तो बीबी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है, मुगल वंश के कब्रिस्तान के रूप में लोकप्रियता प्राप्त हुई किसको? तो हुमायूं के मकबरे को मुगल वंश के कब्रिस्तान के रूप में लोकप्रियता प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है, सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सीकरी में स्थित है। अगला प्रश्न है, कालिंजर का किला जो मध्यकाल के दौरान रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण किला था वह कहाँ पर स्थित है? तो कालिंजर का किला उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, शाह ए हमदान मस्जिद किस नदी के किनारे स्थित है? तो शाह ए हमदान मस्जिद झेलम नदी के किनारे स्थित है। अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखेंगे, शाह ए हमदान मस्जिद झेलम नदी के किनारे पर स्थित है। अगला प्रश्न है, सराय नूरमहल भारत का एक केंद्रीय संरक्षित स्मारक है, यह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सराय नूरमहल भारत के पंजाब राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, जरदोई कढ़ाई किसके तहत लोकप्रिय हुई? तो अकबर के शासनकाल के अंतर्गत जरदोई कढ़ाई लोकप्रिय हुई थी। अगला प्रश्न है, लोकप्रिय राग मियाँ की मल्हार की रचना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो लोकप्रिय राग मियाँ की मल्हार की रचना का श्रेय तानसेन को दिया जाता है। अगला प्रश्न है, अकबर के दरबार के 9 रत्नों में शामिल महेश दास किस नाम से लोकप्रिय थे? तो अकबर के राज दरबार के 9 रत्नों में शामिल महेश दास बीरबल के नाम से लोकप्रिय थे। अगला प्रश्न है, तानसेन का जन्म स्थान कहाँ पे है? तो तानसेन का जन्म ग्वालियर में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत में मुगल काल के दौरान राग दरबारी के निर्माता और अकबर के दरबार के दरबारी कवि कौन थे? तो भारत में मुगल काल के दौरान राग दरबारी के निर्माता मियाँ तानसेन थे, जो कि अकबर के दरबार के दरबारी कवि भी थे। अगला प्रश्न है, मुगल सम्राटों के शासनकाल में कत्थक मूल रूप से दरबारों में 2 घरानों में विकसित हुआ, वह घराने कौन कौन से हैं? तो कत्थक जयपुर और लखनऊ घराने में विकसित हुआ। अगला प्रश्न है, अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था? तो अकबर के द्वारा अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में मियाँ तानसेन को नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है, शेख चेहली का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेख चेहली का मकबरा कुरुक्षेत्र में स्थित है। हमारा अगला टॉपिक है मुगल कालीन साहित्य एवं साहित्यकार। तो चलिए इससे बनने वाले सभी प्रश्नों को एक एक करके देखते हैं। हमारा प्रश्न है, मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में किस ग्रंथ का बह-उल-असमार शीर्षक से फारसी में अनुवाद किया गया था? तो राजतरंगड़ी पुस्तक का बह-उल-असमार नामक शीर्षक से अकबर के शासनकाल में फारसी में अनुवाद किया गया था। कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे कि राजतरंगड़ी किसकी पुस्तक है और यह किस पर आधारित है। इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर भी ली है। अगला प्रश्न है, अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया गया था। तो अकबर के पूर्व तानसेन को भाटा के राजा रामचंद्र सिंह के द्वारा संरक्षण दिया गया था। अगला प्रश्न है, मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपनी देसी भाषा चगताई तुर्की में अपनी आत्मकथा लिखी, इस पुस्तक का नाम क्या है? तो बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा नाम से लिखी थी और यह चगताई तुर्की शैली में रचित है। अगला प्रश्न है, आईने अकबरी लिखी किसने? तो आईने अकबरी की रचना अबुल फजल के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, अकबरनामा के प्रसिद्ध लेखक कौन थे? तो अकबरनामा के लेखक अबुल फजल थे। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो का जन्म स्थान कहाँ है? तो अमीर खुसरो का जन्म कासगंज में हुआ था। और कासगंज कहाँ पर स्थित है? कासगंज उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, वह संत जिनको रामायण के रचयिता वाल्मीकि का अवतार माना जाता है? तो गोस्वामी तुलसीदास को रामायण के रचयिता वाल्मीकि का अवतार माना जाता है। अगला प्रश्न है, अकबरनामा कितनी पुस्तकों में विभाजित है? तो अकबरनामा 3 पुस्तकों में विभाजित है। अच्छा, इसको जान ही लेते हैं कि ये किस प्रकार से विभाजित है। इसमें 3 पुस्तक में पहली पुस्तक जो है अकबर के पूर्वजों से संबंधित है, जिसमें उसके पूर्वजों के बारे में उल्लेख है। दूसरे में अकबर के शासनकाल का विस्तृत इतिहास दिया गया है। और जो तीसरी पुस्तक है उसके अंतर्गत अकबर के प्रशासन और सेना आदि की व्यवस्था के बारे में जानकारी दी गई है। तो इसको समझ ही लेते हैं। अगला प्रश्न है, 14वीं शताब्दी में फारसी साहित्य का प्रसिद्ध साहित्यकार गज़लों से संबंधित था, जिसे उसके संपूर्ण व्यक्तित्व और काव्य कला के लिए सराहा गया, वह कौन था? तो वह था हाफिज़।
अगला प्रश्न है बाबर की आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है? तो बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना तुर्की भाषा में की है। अगला प्रश्न है आईने अकबरी किसने लिखी थी? यह 16वीं शताब्दी का विस्तृत दस्तावेज है जिसमें सम्राट अकबर के अधीन मुगल साम्राज्य की प्रशासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किया गया है। तो आईने अकबरी की रचना अबुल फजल के द्वारा की गई। अगला प्रश्न है हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखी गई थी? तो हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम के द्वारा की गई। अगला प्रश्न है अली कुली सलीम और अबू तालिब कलीम किसके शासनकाल के दौरान महत्वपूर्ण कवि थे? तो अली कुली सलीम और अबू तालिब कलीम जो थे वह शाहजहां के शासनकाल के दौरान महत्वपूर्ण कवि थे। अगला प्रश्न है मध्यकाल में भारत आने वाले यात्रियों ने अपनी जीवनी लिखी और दरबारी कवियों ने अपनी राजाओं की प्रशंसा के लिए कविताएं लिखी। इन साहित्य स्रोत को क्या कहा जाता है? तो इन साहित्य स्रोतों को इतिवृत्त के नाम से जाना जाता है। अच्छा प्रश्न है, ध्यान देंगे। अगला प्रश्न है विदेशी यात्री जिसने अनारकली की दंत कथा का उल्लेख किया है वह कौन है? तो विलियम फिंच ने अनारकली की दंत कथा का उल्लेख किया है। अगला प्रश्न है अकबर के काल के विख्यात रचनाकार कौन थे? तो गिजाली मसदी जो थे वह अकबर के काल के विख्यात रचनाकार थे। अगला प्रश्न है तबकात ए अकबरी के लेखक कौन थे? तो निज़ामुद्दीन जो थे वह तबकात ए अकबरी के लेखक हैं। अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है दिल्ली में एक साहित्यिक केंद्र बैतुल उलूम स्थापित किया गया था किसके द्वारा? तो जेबुन निसा ने दिल्ली में एक साहित्यिक केंद्र बैतुल उलूम स्थापित किया था। अगला प्रश्न है वह मुगल शासक जिसने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कविंद्र आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया वह कौन था? तो शाहजहां ने विद्वान कविंद्र आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था। अगला प्रश्न है अनवार ए सुहेली नामक ग्रंथ किसका अनुवाद है? तो अनवार ए सुहेली पंचतंत्र का अनुवाद है। पंचतंत्र को जब अनुवादित किया गया तो उसका नाम अनवार ए सुहेली रखा गया। तो मध्ययुगीन महाकाव्य पद्मावत की रचना जो है वह मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है जैसा कि अबुल फजल ए अल्लामी द्वारा लिखित आईने अकबरी में वर्णित है गज लंबाई मापने की इकाई, उसको किस नामक समान भागों में विभाजित किया गया था? तो गज को तस्सूज नामक समान भागों में विभाजित किया गया था। मान लेते हैं कि ये गज है तो इसको बांटा गया था और इसको क्या कहा जाता था? तस्सूज कहा जाता था। अगला प्रश्न है तुलसीदास कृत रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण 1810 ईस्वी में कहाँ से प्रकाशित किया गया था? तो तुलसीदास कृत रामचरितमानस को 1810 ईस्वी में। अच्छा, कई बार यह भी पूछा जाता है कि अनुवाद ए सुहेली किस भाषा में अनुवादित थी? तो इसको फारसी भाषा में अनुवादित किया गया। और यह भी पूछा जाता है कि इसको किसने अनुवादित किया? तो इसको अबुल फजल ने अनुवादित किया था। तो इसको भी ध्यान रखेंगे। अच्छा, यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि पंचतंत्र की रचना किसने की थी? तो विष्णु शर्मा ने। किस भाषा में की थी? तो संस्कृत भाषा में। इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है शाहजहां के शासनकाल का राजकवि कौन था? तो शाहजहां के शासनकाल का राजकवि था कलीम। अगला प्रश्न है हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया गया था किसके द्वारा? तो ताजुल माली के द्वारा हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया गया। अगला प्रश्न है हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? तो हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम दारा शिकोह था। अगला प्रश्न है मुगलों की सरकारी भाषा क्या थी? तो मुगलों की सरकारी भाषा या फिर राजकीय भाषा फारसी थी। अगला प्रश्न है बादशाहनामा की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो बादशाहनामा की रचना अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा की गई। अगला प्रश्न है मध्ययुगीन महाकाव्य पद्मावत के लेखक कौन थे? पहली बार मुद्रित करके कलकत्ता या फिर कोलकाता में प्रकाशित किया गया था। अगला प्रश्न है फारसी, अरबी और तुर्की के साथ ही संस्कृत, हिंदी और राजस्थानी के प्रख्यात विद्वान कौन थे? तो अब्दुल रहीम खाना जो थे वह फारसी, अरबी, तुर्की, संस्कृत, हिंदी और राजस्थानी के भी प्रसिद्ध विद्वान थे। अगला प्रश्न है मुगल काल में किया गया महाभारत का फारसी अनुवाद किस नाम से जाना जाता था? तो मुगल काल में महाभारत का फारसी अनुवाद रज्मनामा के नाम से जाना गया। अगला प्रश्न है फतवा ए आलमगीरी मुस्लिम कानूनों का एक संकलन है, किस मुगल शासक के शासनकाल में यह लिखा गया? तो फतवा ए आलमगीरी औरंगजेब के शासनकाल में लिखा गया। अगला प्रश्न है उपनिषदों का संस्कृत से फारसी भाषा में अनुवाद करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो उपनिषदों का संस्कृत से फारसी भाषा में अनुवाद करने का श्रेय दारा शिकोह को दिया जाता है। अगला प्रश्न है मुगल सम्राट बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी? तो मुगल सम्राट बाबर ने अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखी थी। अगला प्रश्न है लॉर्ड वेवेल ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेताओं के बीच एक समझौते पर पहुंचने के लिए कहाँ सम्मेलन बुलाया था? तो लॉर्ड वेवेल ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेताओं के बीच एक समझौते पर पहुंचने के लिए शिमला में बैठक बुलाई थी। हमारा अगला प्रश्न है 1722 ईस्वी में आगरा की सूबेदारी किसको दी गई थी? तो 1722 ईस्वी में आगरा की सूबेदारी सवाई राजा जयसिंह को दी गई।
अगला प्रश्न है हजार द्वारी महल में स्थित है, कहाँ पे? तो हजार द्वारी महल जो है मुर्शिदाबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है फारसी इतिहासकारों ने मुस्लिम सुल्तानों का वर्णन इस रूप में किया है, तो फारसी इतिहासकारों ने मुस्लिम सुल्तानों का वर्णन ईश्वर की छाया के रूप में किया है। अगला प्रश्न सुमेलित करने वाला है, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। सूची 1 में आत्मकथा का नाम दिया गया है और उसको किसने लिखा है वह सूची 2 में दिया गया है। जैसे बाबरनामा की रचना किसने की थी? बाबर ने की थी। शाहजहांनामा की रचना किसने की थी? मोहम्मद ताहिर इनायत खान ने की थी। हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? तो गुलबदन बेगम के द्वारा हुमायूंनामा की रचना की गई। तुजुक ए जहांगीरी की रचना किसने की? तो जहांगीर के द्वारा तुजुक ए जहांगीरी की रचना की गई थी। ये सभी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न भी सुमेलन वाला है, जिसमें सूची 1 में पुस्तकों का नाम दिया गया है और सूची 2 में उनके लेखकों का। पहली पुस्तक है दलाइल ए फिरोज शाही, तो दलाइल ए फिरोज शाही की रचना अज्जाउद्दीन खालिद खान के द्वारा की गई। वहीं मुनसत ए महरू की रचना आइन उल मुल्क मुल्तानी के द्वारा की गई। बात करें तारीख ए मुबारक शाही की, तो इसकी रचना याहिया बिन अहमद सरहिंदी के द्वारा की गई। अगली पुस्तक है तारीख ए फिरोज शाही, जिसकी रचना शम्स ए सिराज अफीफ के द्वारा की गई। तो ये पुस्तकें भी इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न भी सुमेलन वाला है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। भीमसेन, तो भीमसेन नुख ए दिलखुशा से संबंधित थे। ख्वांदा मीर जो थे वह हुमायूंनामा से संबंधित थे। मोहम्मद काजिम जो थे वह आलमगीरनामा से संबंधित थे और हसन निजामी ताजुल मासीर से संबंधित थे। हमारा अगला टॉपिक होगा शिवाजी एवं मराठा साम्राज्य। चलिए इससे बनने वाले प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है वह सेना जिसकी ताकत छापा मार या फिर गुरिल्ला रणनीति थी, वह सेना कौन थी? वह थी मराठों की सेना। अगला प्रश्न है दूसरे बाजीराव का दत्तक पुत्र नाना साहब को मराठों का शासक मानने से इनकार किया था, किसने? तो डलहौजी ने दूसरे बाजीराव का दत्तक पुत्र नाना साहब को मराठों का शासक मानने से इनकार किया था। अगला प्रश्न है छत्रपति शिवाजी किस मराठा घराने से संबंधित थे? तो छत्रपति शिवाजी भोसले मराठा घराने से संबंधित थे। अगला प्रश्न है वह राजा जिसके शासनकाल में अष्टप्रधान मंत्री परिषद पाई गई थी? तो शिवाजी के शासनकाल में अष्टप्रधान मंत्री परिषद पाई गई थी। अगला प्रश्न है वह संत जो शिवाजी के समकालीन थे? तो तुकाराम शिवाजी के समकालीन संत थे। अगला प्रश्न है मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ कब? तो औरंगजेब के शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है 1761 ईस्वी में पानीपत के द्वितीय युद्ध में किसने भाग लिया? तो 1761 ईस्वी में पानीपत के द्वितीय युद्ध में मराठों ने भाग लिया था। अगला प्रश्न है मुगल साम्राज्य के पतन के बाद सबसे शक्तिशाली देशज शक्ति के रूप में कौन उभर कर आए? तो मराठे जो थे वह मुगल साम्राज्य के पतन के बाद सबसे शक्तिशाली देशज शक्ति के रूप में उभर कर सामने आए। अगला प्रश्न है छत्रपति शिवाजी से संबंधित घटनाओं का कालानुक्रम सही क्रम है, अर्थात छत्रपति शिवाजी से संबंधित घटनाओं को कालक्रमानुसार सजाना है। तो सबसे पहले छत्रपति शिवाजी ने चाकन के किले पर विजय प्राप्त की, उसके बाद मुगलों से मतभेद प्रारंभ हुए, उसके बाद अफजल खां का प्रकरण हुआ और इसमें शिवाजी ने अफजल खान को अपने बरखने से मार दिया, फिर सूरत पर आक्रमण किया और उसको लूटा। तो ये थी शिवाजी से संबंधित कुछ घटनाएं और उनका सही काल क्रमानुसार विवरण। अगला प्रश्न है शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी अवस्थित थी कहाँ पे? तो शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी रायगढ़ में थी। अगला प्रश्न है मराठा देवियों में जिसने 1700 ईस्वी से आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया वह कौन थी? तो ताराबाई थी, जिन्होंने 1700 से आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है शिवाजी का वह उत्तराधिकारी जिसे औरंगजेब ने ईमानदार की उपाधि दी थी? तो ताराबाई को औरंगजेब ने ईमानदार की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न है किसके समय में मराठा राजा नाचीज हो गया और पेशवा वास्तविक शासक बन गया? तो बालाजी बाजीराव के समय मराठा राजा नाचीज हो गया और पेशवा ही वास्तविक शक्ति बन गया। हमारा अगला प्रश्न है शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? तो शिवाजी ने मुगलों को सलाहार के युद्ध में हराया था। अगला प्रश्न है शिवाजी के समय सरनोबाद का पद संबंध था किससे? तो शिवाजी के समय सरनोबाद का पद सैन्य प्रशासन से संबंधित था। अगला प्रश्न है 1802 ईस्वी में पेशवा ने बसीन की अप्रतिष्ठित सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। तो क्यों किए थे? क्योंकि इंदौर के होलकर से पराजय के बाद उसने 1802 ईस्वी में बसीन की अप्रतिष्ठित सहायक संधि पर हस्ताक्षर कर दिए। अगला प्रश्न है दक्कन में मराठा द्वारा वसूले जाने वाले भू राजस्व के 25% को क्या कहा जाता था? तो दक्कन में मराठाओं द्वारा वसूले जाने वाले भू राजस्व के 25% को चौथ के नाम से जाना जाता था। मराठा साम्राज्य में 2 प्रकार के कर थे, चौथ और सरदेश मुखी। अगला प्रश्न है अपने 5 वर्षीय वीर नारायण की ओर से शासन करने वाली रानी दुर्गावती किस जनजाति से संबंधित थी? तो रानी दुर्गावती गोंड जनजाति से संबंधित थी। अगला प्रश्न है गुरिल्ला युद्ध के तरीकों की शुरुआत किसने की? तो गुरिल्ला युद्ध के तरीकों की शुरुआत शिवाजी के द्वारा की गई।
अगला प्रश्न है शिवाजी को छत्रपति का ताज पहनाया गया था कब? तो 1674 ईस्वी में शिवाजी को छत्रपति का ताज पहनाया गया। अगला प्रश्न है छत्रपति शिवाजी महाराज जिनका टाइम पीरियड 1674 से 1680 ईस्वी तक है, किस वंश के शासक थे? तो शिवाजी मराठा वंश के शासक थे। अगला प्रश्न है मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक किसे माना जाता है? तो मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक बाजीराव प्रथम को माना जाता है। अगला प्रश्न है शिवाजी महाराज के शासनकाल में मंत्रिपरिषद को किस नाम से जाना जाता था? तो शिवाजी महाराज के शासनकाल में मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता था। हमारा अगला टॉपिक है मुगल काल विविध, और मुगल काल से संबंधित जितने भी अन्य टॉपिक छूट गए हैं हम इस विविध वाले टॉपिक में उसको कवर करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है मुगल शासन के दौरान एक कोतवाल की सही भूमिका क्या थी? तो मुगल शासन के दौरान कोतवाल की सही भूमिका थी कानून और व्यवस्था को बनाए रखना। हमारा अगला प्रश्न है रैयतवाड़ी भूमि राजस्व प्रणाली का संस्थापक होने का श्रेय किसे जाता है? तो टोडरमल को रैयतवाड़ी भूमि राजस्व प्रणाली का संस्थापक होने का श्रेय दिया जाता है। अगला प्रश्न है 17वीं सदी में किस सिख गुरु ने दारा सिकोह को पनाह दी थी? तो गुरु हरराय ने दारा सिकोह को 17वीं शताब्दी में पनाह दी थी। अगला प्रश्न है विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा गोलकुंडा के खान से प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को कोतवाल कहा जाता था। अगला प्रश्न है गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखे गए रामचरितमानस का सबसे लंबा कांड या फिर अध्याय कौन सा है? तो तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस का सबसे लंबा कांड बालकांड है। अगला प्रश्न है चिनकिलिस खान के शासन के तहत कौन सा राज्य एक स्वतंत्र राज्य बन गया जिसे निज़ामुल मुल्क भी कहा जाता था? तो चिनकिलिस खान के अंतर्गत हैदराबाद जो है वह एक स्वतंत्र राज्य बन गया जिसको कि निज़ामुल मुल्क भी कहा जाता था। अगला प्रश्न है आधुनिक आंध्र प्रदेश के भाग वारंगल की रानी रुद्रमा देवी किस वंश से संबंधित थी? तो रानी रुद्रमा देवी काकतीय राजवंश से संबंधित थी। अगला प्रश्न है गोलकुंडा किले का निर्माण किस शताब्दी में काकतीय शासकों द्वारा किया गया था? तो गोलकुंडा किले का निर्माण काकतीय शासकों द्वारा 13वीं शताब्दी में किया गया। अगला प्रश्न है मध्ययुगीन काल में सरकी राजाओं ने अटाला मस्जिद को कहाँ बनाया था? तो मध्ययुगीन काल में सरकी राजाओं द्वारा अटाला मस्जिद का निर्माण जौनपुर में किया गया। अगला प्रश्न है मध्यकालीन प्रसिद्ध साहित्यिक प्रतिभा गुरु बसव ने किस भाषा में अपने प्रसिद्ध साहित्य कार्यों को संकलित किया? तो गुरु बसव ने कन्नड़ भाषा में अपने प्रसिद्ध साहित्यिक कार्यों को संकलित किया था। अगला प्रश्न है राजपूत राजवंश के अनंग पाल तोमर ने कौन सा राज्य स्थापित किया था? तो राजपूत राजवंश अनंग पाल तोमर ने दिल्ली राज्य स्थापित किया था। अगला प्रश्न है भारत में मध्यकाल किस शताब्दी से शुरू होता है और किस शताब्दी से समाप्त हो जाता है? तो भारत में मध्यकाल 8वीं शताब्दी से शुरू होता है और 18वीं शताब्दी में समाप्त हो जाता है। अगला प्रश्न है चश्मे शाही भारत में कहाँ स्थित पूर्व मुगल बागों में से एक है? तो चश्मे शाही जो है कश्मीर राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है मुगल काल में देह का क्या तात्पर्य था? तो मुगल काल में गांव को देह कहा जाता था। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम हिंदुस्तान शब्द का उल्लेख किस राजवंश के अभिलेखों में हुआ है? तो ससैनियन राजवंश में सबसे पहले हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है फ्रांसीसी यात्री जिसने काशी को भारत का एथेंस कहा था वह कौन था? तो बर्नियर नामक फ्रांसीसी यात्री ने काशी को भारत का एथेंस कहा था। अगला प्रश्न है मूल रूप से एक सैनिक राज्य कौन सा था? तो मुगल साम्राज्य जो था वह मूल रूप से एक सैनिक राज्य था। अगला प्रश्न है जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो जौनपुर राज्य का अंतिम शासक हुसैन शाह था। अगला प्रश्न है मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल प्रतिनिधित्व करता है किसका? तो मुगल प्रशासन में माल का मतलब होता है भू राजस्व। अगला प्रश्न है बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था? तो बंदा बहादुर का मूल नाम था लक्ष्मण देव। अगला प्रश्न है बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कहाँ करवाया था? तो बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण सरधना में करवाया था। अगला प्रश्न है मुगल काल में दरबारी भाषा क्या थी? तो मुगल काल की दरबारी भाषा फारसी थी। अगला प्रश्न है रुहेला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र कौन था? तो रुहेला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र नजीब खान था। अगला प्रश्न है गजुद्दीन हैदर के काल में लिखी गई पुस्तक होफ्त कुलजूम कैसी पुस्तक है? तो होफ्त कुलजूम पुस्तक जो है प्रशासनिक सुधारों से संबंधित पुस्तक है। और इसकी रचना किसके शासनकाल में की गई? तो इसकी रचना गजुद्दीन हैदर के काल में की गई। अगला प्रश्न है सुजाउद्दौला का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सुजाउद्दौला का मकबरा लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न है दक्षिण भारत के पोलीगार क्या थे? तो क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक को दक्षिण भारत में पोलीगार कहा जाता था। अगला प्रश्न है पंजाब में अमृतसर नगर को किसने स्थापित किया था? तो पंजाब में अमृतसर नगर को गुरु रामदास के द्वारा स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है दस्तार बंदगान कहलाते थे क्या?
तो उलेमाओं को दस्तार बंदगान कहा जाता था। अगला प्रश्न है, मुगल शासन में तांबे का सिक्का क्या कहलाता था? तो मुगल शासनकाल में तांबे के सिक्कों को दाम कहा जाता था। अगला प्रश्न है, मुगलों ने नवरोज़ का त्यौहार लिया था किससे? तो मुगलों ने नवरोज़ का त्यौहार पारसियों से लिया था। अगला प्रश्न है, जवाबीद क्या थे? तो राज्य कानून को मुगल शासन के अंतर्गत जवाबीद के नाम से जानते थे। अगला प्रश्न है, मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? तो मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का स्रोत भू राजस्व था। अगला प्रश्न है, मुगल काल में मौलिम क्या था? तो मुगल काल में मौलिम एक जहाज था। अगला प्रश्न है, खिदमती क्या है? तो पराजित भारतीय सरदारों द्वारा जो कर दिया जाता था उसे खिदमती कहते थे। अगला प्रश्न है, समाधि जिसके कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? तो नंदेड़ गुरुद्वारे में गुरु गोविंद सिंह का जो है समाधि है। अगला प्रश्न है, मुगल काल में करोड़ी क्या थे? तो मुगल काल में करोड़ी भू राजस्व अधिकारी को कहा जाता था। अगला प्रश्न है, मुगल शासन में मीर बख्शी का कर्तव्य क्या था? तो मुगल शासन में मीर बख्शी का कर्तव्य था भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण करना। अगला प्रश्न है, संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक का लेखक कौन है? तो संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। अगला प्रश्न है, सूर्यवंशी गजपति राजवंश का संस्थापक कौन था जिसने 15वीं शताब्दी में ओडिशा और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों पर शासन किया? तो सूर्यवंशी गजपति राजवंश कपिलेंद्र देव थे जिसने 15वीं शताब्दी में ओडिशा और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों पर शासन किया था। अगला प्रश्न है, मुगल काल के दौरान नौबत खाना नामक स्थान का सही विवरण क्या है? तो मुगल शासन के दौरान नौबत खाना जो नामक स्थान था वह नगाड़ा घर को कहा जाता था। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान के किस शहर को गार्डन ऑफ द मुगल या सिटी ऑफ गार्डन कहा जाता है? तो पाकिस्तान के लाहौर शहर को गार्डन ऑफ द मुगल या फिर सिटी ऑफ गार्डन कहा जाता है। चलिए कुछ प्रमुख युद्धों के बारे में जान लेते हैं, वह किनके बीच लड़े गए थे और कब लड़े गए थे। बात करें पानीपत के प्रथम युद्ध की तो वह बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को लड़ा गया। दूसरा युद्ध प्लासी का युद्ध है जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच 23 जून 1757 ईस्वी को लड़ा गया। तीसरा युद्ध हल्दी घाटी का युद्ध है जो कि महाराणा प्रताप और अकबर के सेनापति मान सिंह के बीच लड़ा गया और यह युद्ध 18 से 21 जून 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। सारे युद्ध इंपॉर्टेंट हैं, डेट भी इंपॉर्टेंट है, किनके बीच लड़ा गया यह भी इंपॉर्टेंट है। अगला युद्ध है तालीकोटा का युद्ध जो कि विजयनगर साम्राज्य और दक्षिण के सल्तनत के बीच लड़ा गया और यह युद्ध 1565 ईस्वी में लड़ा गया था। अगला प्रश्न है सुमेधनमाला जिसमें कि एक कॉलम में कवयित्रियों का नाम दिया गया है और उन्होंने किस पुस्तक की रचना की वह दूसरे कॉलम में दिया गया है। बात करें गंगाबाई की तो गंगाबाई ने देवी त्रिया निषेध की रचना की। बात करें दयाबाई की तो दयाबाई ने विनय मालिका की रचना की। बात करें सहजोबाई की तो सहजोबाई ने सहज प्रकाश की रचना की। बात करें सोनकुमा की तो सोनकुमा ने स्वर्णवेली की कविता को लिखा। तो ये सभी कवित्रियाँ और इनके पुस्तकें इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न भी सुमेधन वाला है जिसमें एक कॉलम में युद्ध दिया गया है और वह युद्ध कब हुआ वह दूसरे कॉलम में दिया गया है। पहला युद्ध है बिलग्राम का युद्ध और यह युद्ध 26 जून 1539 ईस्वी को लड़ा गया। बात करें सरनाल के युद्ध की तो सरनाल का युद्ध 1572 ईस्वी में लड़ा गया। वहीं धर्मत के युद्ध की बात करें तो धर्मत का युद्ध 15 अप्रैल 1658 ईस्वी को लड़ा गया। बात करें जजाऊ के युद्ध की तो जजाऊ का युद्ध 12 जून 1707 ईस्वी को लड़ा गया। तो ये सारे युद्ध जो हैं वह महत्वपूर्ण है, इनको ध्यान रखेंगे और नोट डाउन करेंगे। अगला प्रश्न भी सुमेधन वाला ही है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। एक कॉलम में स्मारक का नाम दिया गया है और दूसरे में उसके निर्माण का वर्ष। बात करें अटाला मस्जिद जो कि जौनपुर में स्थित है तो उसका निर्माण 1408 ईस्वी में हुआ। बात करें शेर शाह सूरी के मकबरे की जो कि सासाराम में स्थित है उसका निर्माण 1545 ईस्वी में हुआ। अगर हम हुमायूं के मकबरे की बात करें जो कि दिल्ली में स्थित है तो उसका निर्माण 1570 ईस्वी में हुआ। बात करें राविया उद दौरानी का मकबरा जो कि औरंगाबाद में है तो इसका निर्माण 1678 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न भी सही सुमेधन वाला है, तो चलिए एक एक करके सबको देख लेते हैं। दाम क्या थी तो दाम तांबे की मुद्रा को दाम कहा जाता था। देसाई क्या था तो राजस्व अधिकारी को मुगल काल में देसाई कहा जाता था। बात करें दीवान की तो प्रांतीय राज्य का जो प्रमुख था उसे दीवान कहा जाता था। बात करें जरीब की तो भूमि की लंबाई नापने की इकाई को जरीब कहा जाता था। अगला प्रश्न भी सुमेधन वाला है जिसमें एक कॉलम में वर्ष दिया गया है और उससे संबंधित युद्ध दूसरे कॉलम में दिए गए हैं। 1556 ईस्वी में क्या हुआ था तो पानीपत की द्वितीय युद्ध। 1556 में क्या हुआ तो पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था। 1576 में क्या हुआ तो हल्दी घाटी की लड़ाई 1576 में हुई थी।
बात करें 1817 से 19 के बीच में तो इस समय तृतीय मराठा युद्ध हुआ। बात करें 1799 की तो इस समय चतुर्थ मैसूर युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न भी सुमेलन वाला है, जिसमें एक कॉलम में युद्ध दिया गया है और दूसरे कॉलम में उससे संबंधित वर्ष। चंदावर का युद्ध कब हुआ? 1194 ईस्वी में। तैमूर का आक्रमण कब हुआ भारत पे? तो 1398 ईस्वी में। अगला है तलीकोटा का युद्ध, तो यह 1565 ईस्वी में हुआ। अगला युद्ध है घाघरा का युद्ध, तो घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में हुआ। ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न भी सही सुमेलन वाला है, जिसमें एक कॉलम में बादशाह का नाम दिया गया है और दूसरे कॉलम में उससे संबंधित दीवान का। तो अकबर के प्रमुख दीवान थे मुजफ्फर खान, जहांगीर के प्रमुख दीवान थे गियास बेग एतमाद उद्दौला, शाहजहां के प्रमुख दीवान थे सादुल्ला खान और औरंगजेब के प्रमुख दीवान थे असद खान। यह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से प्रश्न पूछेगा तो अक्सर आप कन्फ्यूज़ हो सकते हैं। अगले प्रश्न में हम लोग विदेशी यात्रियों को उनके भारत आने के सही कालक्रम के अनुसार देखेंगे कि कौन सा विदेशी यात्री कब आया था। बात करें पहले विदेशी यात्री की तो उसका नाम है रॉल्फ फिंच, जो कि 1583 ईस्वी में भारत आया। दूसरा विदेशी यात्री है विलियम हॉकिंस, जो कि 1608 ईस्वी में भारत आया। तीसरा विदेशी यात्री है निकोलस डाउंटन, जो कि 1613 ईस्वी में भारत आया। चौथा विदेशी यात्री है सर थॉमस रो, जो कि 1614 ईस्वी में भारत आया था। तो ये था हमारा मध्यकालीन भारतीय NCERT सीरीज़ पॉइंटर का दूसरा और अंतिम भाग। आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही साथ आप अपने सुझाव हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आप लोगों को इसकी PDF चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ अन्य विषयों की भी सीरीज़ हमारे YouTube चैनल पे शुरू की गई है, जिसको आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में अगले विषय के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल पे। धन्यवाद।